डिस्क्लेमर, ये मानवा मेरा नहीं है। ये वीडियो बस स्टोरी का एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन और समरी है मेरी तरफ से। पूरा मजा लेने और अच्छे से समझने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल मानवा खुद पढ़ें। व्यूअर टिप्स, बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर देखें। और हाँ, वीडियो को बीच में ड्रॉप करने से पहले प्लीज कम से कम 20 मिनट जरूर देखें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टोरी। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज एक लाइक करें और ऐसे ही ऑसम मानवा एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हनबिट हंटर रिकनर के शेड पर जाता है एक आर्चरी टेस्ट देने के लिए, जो एक बिगिनर के लिए इम्पॉसिबल होना चाहिए था। यहाँ तक कि यान वो भी नर्वस हो जाता है क्योंकि रूल सिंपल है पर बहुत ब्रूटल है। कमजोर गियर के साथ 30 शॉट्स में 200 पॉइंट स्कोर करने हैं। जब हनबिट अपना पहला तीर चलाता है तो वो पूरी तरह मिस हो जाता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ सिर्फ अपनी बेइज्जती कराने आया है। और फिर माहौल एकदम से बदल जाता है। उसके अगले शॉट्स एक के बाद एक निशाने पर लगने लगते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हनबिट एक वेटरन की तरह बुलसाई हिट करने लगता है। जो चैलेंज पहले नामुमकिन लग रहा था वो अचानक एक ऐसा पल बन जाता है जहां हनबिट ये प्रूव कर देता है कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। इसकी वजह यह है कि हमारा हीरो कॉन्ग हनबिट दुनिया के मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक जंग में सरवाइव कर चुका है। एक मुश्किल लड़ाई के बाद उन्हें हराने के बाद वो आखिर में मर जाता है, लेकिन फिर दिखाया जाता है कि वो टोटल 55 बार रिग्रेस, पजेस और रीइंकारनेट हो चुका है। ये सब उस गॉडेस की वजह से था जिसने उसे उस दुनिया में समन किया था और उसे बार बार वापस भेजती रही, चाहे वो कितनी ही बुरी तरह क्यों न मरा हो। इस बार वो उसकी तारीफ करती है कि वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा देर तक टिक पाया। जब हनबिट उसे सुनता है तो वो चिढ़ जाता है, लेकिन वो इरिटेटिंग गॉडेस बस उससे पूछती है कि क्या उसे फिर से रीइंकारनेट कर देना चाहिए। पर हनबिट दांत पीसते हुए उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वही उसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वो याद करने की कोशिश करता है कि वो उस डायमेंशन में कब आया था, पर उसे याद नहीं आता क्योंकि इसमें बहुत वक्त बीत चुका है। उस समय गॉडेस ने उसे एयरफर्ट को ढूंढने और दुनिया को बचाने के लिए कहा था और तब से वो कई बार मर चुका है, बस उसे अलग अलग तरीकों से रिस्पॉन्ड करने और फिर से उसी अंजाम का सामना करने के लिए। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर में उसे एयरफर्ट असल में क्या था, इसके बारे में कोई क्लू नहीं मिला। फ्रस्ट्रेट होकर हनबिट गॉडेस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अब और कंटिन्यू नहीं कर सकता और उसे एयरफर्ट खुद ढूंढना चाहिए। हमेशा की तरह वो उसे कहती है कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि ऐसा करने से दुनिया खत्म हो जाएगी। जवाब में वो उससे कहता है कि उससे पहले तो वो पागल हो जाएगा, पर वो उसे समझ नहीं पाती क्योंकि उसने हमेशा ये इंश्योर किया है कि जब भी वो आए उसका शरीर और दिमाग ठीक से काम करे। इस पॉइंट पर हनबिट को एहसास होता है कि उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। भले ही वो मान ले कि उसे ठीक करने के बारे में वो सही है, पर हर बार मरने पर होने वाले उस भयानक दर्द की यादें हमेशा उसके दिमाग में ताजा हो जाती हैं और इस ट्रामा ने उसे टूटने की कगार पर खड़ा कर दिया है। हमेशा की तरह वो उससे पूछती है कि क्या उन्हें अगले साइकिल की तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए और वो कौन सा हिस्सा चुनेगा, पर वो उस पर चिल्लाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया। तभी वो रिवील करती है कि वो मजाक कर रही थी और फिर उसे जो रोल दिया गया था उसमें अपना बेस्ट देने के लिए उसकी तारीफ करती है। वो फिर उसे बताती है कि उसने अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जाने का हक कमा लिया है और वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो दुनिया को बचाने के हर साइकिल में फेल रहा था। वहां वो बताती है कि रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। बिना टाइम वेस्ट किए वो उसे उसकी ओरिजिनल दुनिया में वापस भेजने के लिए एक स्पेल कास्ट करती है। पर हनबिट, जो तैयार नहीं है, उससे कई सवाल पूछने की कोशिश करता है, पर हमेशा की तरह वो इरिटेटिंग गॉडेस नहीं सुनती और उसे कहती है कि उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया है वो एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगा। हनबिट उससे बहुत चिढ़ा हुआ होता है और उस पर चिल्लाता है, पर वो उसे कहती है कि उसे उसकी ओरिजिनल दुनिया में उससे बड़ी उम्मीदें हैं और इसी के साथ उसे वापस भेज दिया जाता है। कोरिया वापस आने के 18 महीने बाद हनबिट एक सुबह जागता है और नोटिस करता है कि कैसे उसकी पुरानी लाइफ धीरे धीरे वापस आ रही है। ये देखकर कि उसकी मम्मी काम पर चली गई हैं, हनबिट अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म को घूरता है जो उसे कोरियन आर्मी में अपनी एनरोलमेंट पूरी करने के बाद मिली थी। चिढ़ा हुआ है क्योंकि ये सब उसने दूसरी डायमेंशन में बार बार इतनी बार किया है कि अब ये उसे बोझ लगता है। भले ही ये उसकी छठी ड्यूटी थी, हनबिट शिकायत करता है कि मॉडर्न लाइफ में एडजस्ट करना कितना मुश्किल है और वो इसके लिए गॉड डेज को ब्लेम करता है। अब जब उसे आखिरकार एक इंटर्नशिप मिल गई है तो वो सोचता है कि वो कितने समय तक टिक पाएगा, इसलिए वो तय करता है कि वो काम के लिए स्कूल से छुट्टी लेने वापस जाएगा। फिर भी लाइफ उसे अनसर्टेन लगती है और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स में खोया होता है उसे येओन वू का एक टेक्स्ट मिलता है जो उसे ड्रिंक्स के लिए बुलाता है। हनबिट साफ मना कर देता है तो उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है और उसे डरपोक कहता है। हनबिट इसे जाने देता है क्योंकि येओन वू ने उसकी मिलिट्री सर्विस के दौरान मदद की थी, जो कोरिया वापस आने के तुरंत बाद शुरू हुई थी। मैसेज फिर से देखता है और उसे एहसास होता है कि येओन वू दरअसल उसके साथ मजाक कर रहा था और वो उसे एक डिस्चार्ज गिफ्ट देना चाहता है। हनबिट सीरियस हो जाता है और डिटेल्स पूछता है और फिर उससे मिलने पहुंच जाता है। वो एक कैफे में मिलते हैं और येओन वू, जो मिलिट्री सर्विस में उसका सीनियर है, हालांकि उम्र में 5 साल छोटा है,
उसे चेकआउट करता है। बिना टाइम वेस्ट किए हनबिट क्यूरियोसिटी के साथ गिफ्ट के बारे में पूछता है, पर येओन वू उसे थोड़ा सब्र करने को कहता है। ये लड़का टाइम वेस्ट नहीं करता और जाने की तैयारी करता है। इसलिए येओन वू सीधे मुद्दे पर आते हुए उसे एक कार्ड दिखाता है, जिसके बारे में वो क्लेम करता है कि ये रिकॉर्ड प्रोजेक्ट नाम के गेम का है। वो इसे एक मेंबरशिप कार्ड कहता है, जिसका इस्तेमाल वो घर पर गेम खेलने के लिए गियर लेने में कर सकता है। वो कार्ड आगे बढ़ाता है और इसे अपना गिफ्ट कहता है और हनबिट को इसे लेने के लिए कहता है, जिसकी कीमत लगभग $500 है। हालांकि हनबिट इसे रिजेक्ट कर देता है और येओन वू को बताता है कि उसे अभी हाल ही में जॉब मिली है, इसलिए वो गेम खेलने के लिए बहुत बिजी रहेगा। वो फिर येओन वू को अपनी फैमिली सिचुएशन की याद दिलाता है और कहता है कि शायद उसे दूसरी जॉब भी करनी पड़े। जब येओन वू को पता चलता है कि हनबिट की प्रायोरिटी पैसा कमाना है, तो वो उसका मजाक उड़ाता है कि उसकी सोल में जरा भी रोमांस नहीं है। इससे हनबिट चिढ़ जाता है और वो येओन वू के बाल पकड़ते हुए पूछता है कि क्या रोमांस और गेमिंग से घर का खर्च चलता है। येओन वू फिर बताता है कि हनबिट रिकॉर्ड प्रोजेक्ट खेलकर $75,000 जितना बड़ा अमाउंट कमा सकता है। और जैसे ही हनबिट ये सुनता है, वो अपनी सीट पर बैठ जाता है और ध्यान से सुनने लगता है। येओन वू फिर उसे टीम जीरो के बारे में बताता है, जो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के पीछे की कंपनी है, और बताता है कि कंपनी के फाउंडर माइकल वेल्टन की वसीयत के मुताबिक कंपनी के सारे राइट्स उस इंसान को दे दिए जाएंगे जो सबसे पहले गेम क्लियर करेगा। येओन वू बताता है कि गेम पहले ही कितना पॉपुलर हो चुका है और गेम की करेंसी की वैल्यू आसमान छू रही है। वो हनबिट को ट्रेंड्स दिखाता है और बताता है कि कैसे न सिर्फ वॉक थ्रू बिक रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी गेम में अपनी स्ट्रेटेजिक टीमें बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं। हनबिट इसके बारे में सोचता है और ये जानते हुए कि माइकल वेल्टन कौन है, वो ऑफर लेने के लिए एग्री हो जाता है। हैरान और खुश होकर येओन वू से पूछता है कि क्या उन्हें अभी इवेंट जोन चलना चाहिए। कुछ देर बाद वेन्यू पर पहुंचने पर हनबिट देखता है कि वहां कितनी भीड़ है और वो शिकायत करता है, पर येओन वू से बताता है कि यूरोप और अमेरिका जैसी बुरी हालत यहाँ नहीं है। येओन वू फिर उसे कॉलर से पकड़ता है और उसे वहां खींच ले जाता है जहां से वे न्यूबीज के लिए गाइड बुक ले सकते हैं। वहां वो हनबिट को बताता है कि कैसे ये गेम न्यूबी फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए एक एडवेंचरर ने खास तौर पर बिगिनर्स के लिए एक गाइड बुक लिखी है और इसी गाइड बुक की वजह से उसने अब तक गेम नहीं छोड़ा है। उसकी बात सुनने के बाद हनबिट बुक का कंटेंट देखता है और उसमें जो मिलता है उससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। येओन वू सोचता है कि क्या कुछ गलत है, पर तभी गॉडेस हनबिट के कान में फुसफुसाती है और उसे याद दिलाती है कि उसे उससे बड़ी उम्मीदें हैं। और हनबिट सोचता है कि एयरफर्ट को ढूंढने का क्वेस्ट इस बुक में क्यों है, ये याद करते हुए कि गॉडेस का मतलब था कि वो उस पर नजर रखने वाली है। वो सोचने लगा कि उसका क्या मतलब था, पर बुक में एयरफर्ट क्वेस्ट देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका उसे शुरू से ही छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। हनबिट चिढ़ जाता है और बुक को मरोड़ देता है और येओन वो चिंता में उससे पूछता है कि वो इतना सीरियस क्यों है। हनबिट उसे टाल देता है और उससे पूछता है कि क्या वो टीम जीरो के बारे में कुछ जानता है। येओन वू उसे माइकल वेल्टन की सबसे छोटी बेटी के बारे में बताता है, जो कंपनी की करंट रिप्रेजेंटेटिव है, और कहता है कि वो उनके बारे में बस इतना ही जानता है क्योंकि कंपनी के सभी मेंबर्स को सीक्रेट रखा गया है। हनबिट को ये सस्पिशियस लगता है और वो कंक्लूजन निकालता है कि इसका गॉडेस के साथ कोई कनेक्शन है। फिर सोचता है कि ये सब एक गेम में क्यों होना चाहिए। आखिरकार जिस दुनिया में उसे भेजा गया था वो बहुत असली थी, जहां उसे अपने पहले शिकार को मारते वक्त घिन आई थी, और तब भी जब उसने अपनी जान गंवाई थी। अब वो सोचता है कि क्या उसके लिए दोबारा उस जगह कदम रखना सही है, पर अगर वो ऐसा करता है तो वो आखिरकार अपने दर्द को खत्म कर सकता है। वो फिर यान वू से पूछता है कि गियर आने में कितना समय लगेगा, और यान वू उसे बताता है कि लगभग 2 घंटे में। वो हनबिट का फोन लेता है और प्रोसीजर सेट करता है। वो इस बात पर भी जोर देता है कि वे उस मुड़ी हुई गाइड बुक के पैसे दें। ये सब होने के बाद वे स्टोर से बाहर निकलते हैं और यान वू हनबिट को फेयरवेल कहता है। कुछ घंटों बाद पैकेज आ जाता है और हनबिट इसे एक महंगा कंसोल कहता है। वो अपना दरवाजा लॉक करने से पहले इक्विपमेंट को चेक करता है, ये नोट करते हुए कि उसकी मम्मी को घर आने में अभी वक्त लगेगा। ठीक उसके बाद वो कंसोल पहनता है और खुद को गेम वर्ल्ड में इमर्स कर लेता है। तुरंत गेम उसे स्कैन करता है और वो नोटिस करता है कि उसका अवतार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा एक असली बॉडी जैसा महसूस हो रहा है। वो अपनी अपीयरेंस एडिट करने की कोशिश करता है, पर उसे एहसास होता है कि सेटिंग्स विंडो पॉपअप नहीं हो रही है, इसलिए वो गेम को फ्लिम्सी कहता है, बावजूद इसके कि ये बहुत पॉपुलर है, और गेम को दोबारा रिबूट करने की कोशिश करता है। हैरानी की बात यह है कि ये फेल हो जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका कैरेक्टर पहले से ही एग्जिस्ट करता है। जैसे ही गेम ग्लिच होता है, हनबिट गॉडेस को कोसता है क्योंकि उसे पता है कि ये उसकी गलती है, और जब तक वो पोर्ट सिटी एडलिन में अपीयर होता है, वो नोट करता है कि इसमें काफी समय बीत चुका है। हनबिट फिर पास के एक शीशे में खुद को देखता है और वो ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उसकी अपीयरेंस उसके पिछले रिग्रेशन जैसी ही है। वो सोचता है कि क्या ये गॉडेस की तरफ से एक साइलेंट मैसेज था जो उसे फिर से शुरू करने के लिए कह रहा था। अचानक उसे लोफर की तरफ से एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे फ्रेंड बनाने के लिए कहा गया है, और जब वो लोफर की प्रोफाइल पर क्लिक करता है तो यान वू का गेम अवतार सामने आता है
और हनबिट उसकी लग्जरी आउटफिट देखकर समझ जाता है कि ये वही है। यान वू फिर उससे पूछता है कि उसने खुद को अपनी रियल लाइफ अपीयरेंस जैसा कस्टमाइज क्यों किया, पर हनबिट शर्मिंदगी में जवाब देता है कि ये बस अपने आप ऐसा हो गया। फिर भी यान वू उसके निकनेम के बारे में पूछता है और हनबिट हैरान रह जाता है क्योंकि उसे इसके बारे में नहीं पता। पर यान वू की गाइडेंस से उसे पता चलता है कि उसका नाम ब्लैक ड्रैगन है। इरिटेट होकर वो यान वू को पकड़ता है और इसे बदलने का तरीका पूछता है, पर यान वू उस पर हंसता है और बताता है कि ये इम्पॉसिबल है। इससे हनबिट को गुस्सा आ जाता है तो वो इसे अपने दोस्त पर निकालता है, पर यान वू उसे अपने नोटिफिकेशंस चेक करने के लिए कहता है। जब हनबिट वैसा ही करता है तो उसे एक पॉपअप मिलता है जो उससे पूछता है कि क्या वो अपनी गेम प्ले यान वू के स्ट्रीम पर ब्रॉडकास्ट करना चाहेगा। यान वू उसे शर्तें समझाता है और कमाई को 50-50% बांटने की बात करता है। ये सुनने पर कि अगर वे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो 60% हिस्सा ले जा सकता है। हनबिट डील मान लेता है और येओन वू तुरंत लाइव चला जाता है। वहां वो हनबिट को अपने व्यूअर से इंट्रोड्यूस कराता है, ये कहते हुए कि वो अब से उसके साथ रहेगा और उनसे प्रॉमिस करता है कि उन्हें कई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। फैंस हनबिट की खराब एलियास चॉइस के लिए उसे रोस्ट करना शुरू कर देते हैं और वो ऑफेंड हो जाता है, पर फिर येओन वू उसे शांत करता है और उनके गोल की याद दिलाता है। जब वे हनबिट को चिढ़ा रहे होते हैं, येओन वू उसे स्किल रिकमेंडेशंस चेक करने के लिए कहकर काम सिखाता है, जो प्लेयर को स्कैन करती हैं और उन्हें सूट करने वाली लगभग 3 स्किल्स सजेस्ट करती हैं। स्किल्स मैजिक से लेकर स्वॉर्ड्समैनशिप तक हैं और हनबिट सोचता है कि क्या उसके 55 साइकिल्स के दौरान सीखी गई टेक्निक्स रिकॉर्ड प्रोजेक्ट में स्किल्स के रूप में इंप्लीमेंटेड हैं। इसके साथ ही वो अपनी स्किल देखने के लिए एक्साइटेड होकर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करता है और उससे एक तेज रोशनी निकलती है, जिसे देखकर न सिर्फ येओन वू बल्कि व्यूअर्स भी दंग रह जाते हैं। व्यूअर्स तुरंत हनबिट की स्किल चॉइस को लेकर नेगेटिव कमेंट्स करने लगते हैं, यहां तक कि कुछ लोग तो उसका अकाउंट रिपोर्ट कर देते हैं। हैरान होकर यान वू से पूछता है कि उसने उन्हें कैसे हासिल किया और हनबिट उसे बताता है कि उसे नहीं पता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे यह भी यकीन नहीं है कि वो किस बारे में बात कर रहा है और सिस्टम कैसे काम करता है। लिस्ट में दी गई कई कैटलॉग्स में से हनबिट मैजिक चुनता है और ये उन व्यूअर्स को गुस्सा दिला देता है जिन्हें लगता है कि वो सिर्फ मजे के लिए गेम खेल रहा है। कंफ्यूज होकर वो यान वू से पूछता है कि क्या उनके रिस्पॉन्स के हिसाब से मैजिक कचरा है, पर यान वू से बताता है कि उस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोफिशिएंसी है और बाकी स्किल्स के मुकाबले मैजिक के लिए प्रोफिशिएंसी बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्किल मैक्स होने पर स्टार आइकॉन दिखने के बावजूद कोई अपनी प्रोग्रेस चेक नहीं कर सकता। व्यूअर्स यान वू से एग्री करते हैं और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि उन्हें लगता है कि हनबिट 2 महीने तक एक ही स्पेल इस्तेमाल करने के बाद गुस्से में रोते हुए गेम छोड़ देगा। कमेंट्स देखकर हनबिट को याद आता है जब कुछ ऐसा ही हुआ था और कैसे दूसरी डायमेंशन में उसके लिए मैजिक सीखना मुश्किल था। यही वजह थी कि उसने ये किससे सीखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो यान वू से पूछता है कि क्या कोई मास्टर है जिससे वो मैजिक स्किल सीख पाएगा, और यान वू हैरान हो जाता है। कमेंट्स में नफरत बढ़ने लगती है, पर यान वू उन्हें शांत करता है और उसे समझाता है कि क्वेस्ट को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद गेम प्लेयर्स को बुक्स रिवॉर्ड के तौर पर देता है जिनसे वे तुरंत स्किल्स सीख सकते हैं। जहां तक एनपीसीज की बात है, उनके पास हाई लेवल एआई है, पर इतना भी हाई नहीं कि वे सच में स्किल सिखा सकें। स्किल बुक्स के बारे में जानने के बाद हनबिट कहता है कि चीजें काफी कन्वीनियंट हो गई हैं। उसके एक साइकिल के उलट जब उसका एक मास्टर था जिसने उसे मरते दम तक ट्रेन किया था। सोचते हुए हनबिट उन्हें जनरल स्टोर की तरफ चलने के लिए कहता है और येओन वू इस बात से हैरान है कि उसे उस जगह के बारे में कैसे पता। येओन वू फिर उसे बताता है कि वे जनरल मर्चेंट यूलियो से फायर एट्रीब्यूट मैजिक ले सकते हैं। इसका नाम सुनते ही हनबिट यूलियो को एक गंदा स्कैमर कहता है जब उसे पता चलता है कि येओन वू चाहता है कि वे उस मर्चेंट से मैजिक बुक लें। हनबिट उस बेचारे मर्चेंट की बुराई करता है जिसे फैंस उसकी बातों में बहुत ब्रूटल पाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हनबिट यान वू से कहता है कि अगर वे दोनों डूब रहे हों तो वो उसके बजाय 1000 की नोट बचाना पसंद करेगा। फिर भी यान वू कहता है कि उन्हें फायर एट्रीब्यूट मैजिक के लिए यूलियो की शॉप पर जाना चाहिए, पर हनबिट ऐसा नहीं सोचता। इसके बजाय वो अपनी स्क्रीन पर ग्लाइड करता है और अपनी पुरानी मैजिक टीचर एजवेल की पिक्चर देखता है तो वो यान वू से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। यान वू को तुरंत शक होता है कि हनबिट उसे उसके लुक्स की वजह से चाहता है, पर हनबिट जोर देता है कि वो टॉप नॉच है। हमेशा की तरह पेशेंस रखते हुए यान वू समझाता है कि कैसे एजवेल बस एक क्वेस्ट एनपीसी है जो धोखाधड़ी और चोरी करती है और आखिरकार जेल में बंद हो जाती है और फिर कभी नहीं दिखती। वो समझाता है कि उसके सुंदर कैरेक्टर डिजाइन की वजह से कंपनी को उसके लिए एक रूट जोड़ने की ढेरों रिक्वेस्ट मिली थी, पर चीजें वैसी नहीं हुई जैसा वे चाहते थे। हनबिट हमेशा की तरह अपनी बात पर अड़ा रहता है और उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि उसे गलत साबित करना चाहिए। इसलिए वो जोर देता है कि वे एजवेल के पास चलें। व्यूअर्स उसके इतने जिद्दी होने पर चिढ़ जाते हैं और जब वो इसे नोटिस करता है तो वो उनकी बात मानकर यूलियो के पास जाने का फैसला करता है जैसा वे चाहते हैं। उसे अपना मन बदलते देख वे एक शर्त लगाने का फैसला करते हैं कि अगर वो यूलियो के बारे में गलत निकला तो उसे डांस करना पड़ेगा, और वो चुपचाप मान जाता है। जैसे ही वो यान वू को अपने पीछे आने के लिए कहता है,
यान वू उसके लिए गए रास्ते को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, पर हनबिट उसे शॉर्टकट कहता है। ये देखकर शॉक्ड कि हनबिट को रास्ता पता है, वो उससे पूछता है कि क्या ये उसका पहला मौका है। हनबिट इसे बस एक गट फीलिंग कहता है। कुछ पलों बाद वे यूलियो की शॉप पर पहुंचते हैं और उसे देखते ही हनबिट गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे यूलियो ने उसे उसके पिछले साइकिल्स में से एक में जेल भिजवा दिया था। क्यूरियस होकर वो यान वू से एनपीसी इंटरैक्शन के लेवल के बारे में पूछता है और यान वू से बताता है कि एनपीसीज इतने फ्री हैं कि प्लेयर्स के उनके साथ इंटरैक्शन के बेस पर ये उनके गेम प्रोग्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। व्यूअर्स से हनबिट को ये भी पता चलता है कि कैसे प्लेयर्स के क्वेस्ट पूरी तरह से ब्लॉक हो गए और उन्हें अपने कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़े। गुस्से में हनबिट स्टोर के अंदर घुसता है और सीधा यूलियो के पास जाता है। फिर वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो फिर से वही स्टंट कर रहा है। फिर वो उसे एक घटिया इंसान कहता है। येओन वू और बाकी सब चैट वाले हनबिट को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और वे येओन वू को बताते हैं कि कोई और भी ऊपर आ रहा है। यूलियो हैरान है कि हनबिट उस पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। आखिरकार वो एक स्पेल बुक खरीदने आया है, इसलिए वो हनबिट से उसे छोड़ने की भीख मांगता है। हनबिट वैसा ही करता है और यूलियो उसे बताता है कि आखिरी स्पेल बुक बिक गई है, पर अगर वो उसका एक काम कर दे तो वो उसे दूसरी शॉप के बारे में बता सकता है। वो समझाता है कि जब वो सो रहा था तब एक चोर उसकी दुकान में घुस गया था और उसे शक है कि वो उसकी राइवल मर्चेंट एजवेल थी। वो हनबिट से पूछता है कि क्या वो चोर को पकड़ने में उसकी मदद करेगा और तुरंत क्वेस्ट पॉपअप हो जाता है। अगर वो क्वेस्ट करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और चैट को लगता है कि हनबिट हार गया है क्योंकि एक स्कैमर कोई रिवॉर्ड नहीं दे सकता। दूसरी ओर हनबिट नोट करता है कि एजवेल उसकी असली मैजिक मेंटर और शुभचिंतक है और अपने पहले प्लेथ्रू में उसके अंडर ट्रेनिंग लेने की वजह से उसे फंसाया गया और जेल भेज दिया गया था और ये सब यूलियो ने किया था, जिसने सोल्जर्स को रिश्वत दी थी और उसके खिलाफ झूठे सबूत गढ़े थे। क्यूरियस होकर हनबिट उससे न सिर्फ रिवॉर्ड के तौर पर स्पेल बुक के बारे में पूछता है बल्कि ये भी कि चोर का क्या होगा। वहां यान वो रिवील करता है कि जेल जाने के बाद चोर फिर कभी नहीं दिखता, ये एहसास करते हुए कि यूलियो के क्राइम्स के लिए एजवेल को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हनबिट यूलियो की बातों की परवाह किए बिना वहां से चल देता है और सीधा उस आदमी के शेल्फ्स के पास जाता है। वहां वो येनु की बात सुने बिना कुछ सामान निकालता है और उन्हें चेक करने के बाद एक पर्स दिखाता है। वो यूलियो से पूछता है कि क्या यही वो चीज है जिसकी चोरी होने का उसने दावा किया था। तुरंत सिस्टम उसे उस स्कैमर को पकड़ने के लिए 500 गोल्ड देता है। ये देखकर व्यूअर्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यूलियो एक फ्रॉड है और उसकी खुद की बात सुनकर उन्हें पक्का यकीन हो जाता है। यूलियो जिद करता है कि हनबिट उसकी दुकान से चला जाए, लेकिन हनबिट उसके चेहरे पर अपने बूट से जोरदार लात मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। जिन व्यूअर्स ने हनबिट के हारने पर दाव लगाया था वो शिकायत करने लगते हैं, जबकि बाकी लोग मैंने तो पहले ही कहा था वाले कमेंट्स करने लगते हैं। अचानक एक गार्ड उन्हें देख लेता है और दुकान में घुसकर पूछता है कि क्या हो रहा है और हनबिट को लगता है कि अब वो फंस गया है। थोड़ी देर बाद यूलियो अरेस्ट हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। ये सब होते देख हनबिट सोचता है कि ये पिछले साइकिल से काफी अलग है, क्योंकि तब उसे रिश्वतखोर गार्ड से लड़ना पड़ा था और यूलियो को किसी भरोसेमंद इंसान को सौंपना पड़ा था। तभी सिस्टम में एक मैसेज आता है कि उसने पिछला क्वेस्ट पूरा कर लिया है और अब एसवेल के जनरल स्टोर पर जाने के बाद उसे नया मिशन मिलेगा। जब व्यूअर्स आपस में बहस कर रहे होते हैं तब हनबिट को लगता है जैसे गेम का फ्लो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो सोचता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। इम्प्रेस होकर येनु उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला और हनबिट ये जानते हुए कि येनु उसकी बात नहीं मानेगा, झूठ बोल देता है कि उसने बहुत पहले एक फैंटेसी नॉवल में ऐसा कुछ पढ़ा था और शायद गेम बनाने वाला ही उस नॉवल का ऑथर है। येनु उसकी बात मान लेता है और हनबिट को गीक कहता है और हनबिट खुश होता है कि उसने अपनी मिलिट्री सर्विस के दौरान फैंटेसी नॉवेल्स के बारे में इतनी बातें की थी। अचानक कोई 10,000 वॉन डोनेट करता है और येनु उनकी तारीफ करने लगता है, उन्हें थैंक्स बोलता है और हनबिट को घूरता है। फैंस के बीच अचानक आई इस एनर्जी को देखकर हनबिट हैरान हो जाता है। वो तय करता है कि ये सब येनु ही संभालेगा और वो खुद वही करेगा जिसमें वो एक्सपर्ट है। हनबिट येनु से पूछता है कि क्या एक खास डायरेक्शन में जाने पर एसवेल की शॉप आएगी, लेकिन येनु बताता है कि उसे नहीं पता था कि एसवेल का यूलियो से कोई कनेक्शन है और ये बात कम्युनिटी में काफी चर्चा का टॉपिक बनेगी। वो एक स्टोर की तरफ बढ़ते हैं और हनबिट सोचता है कि वक्त के साथ सब यूलियो को भूल जाएंगे। वो एसवेल को एक गुस्से वाली और बॉसी लेडी मानता है जो पिछले साइकिल में यूलियो की वजह से जेल गई थी और जिंदा जल गई थी, इसलिए वो उसे एक कीमती और दर्दनाक याद मानता है। वो उसके दरवाजे पर नॉक करता है और सीधा उसके पास जाता है। वो उससे पूछती है कि वो कौन है और कहती है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे पहचान कर उसके पास आया है और वो उसे नीचे की तरफ देखते हुए न्यूबी कहता है और पूछता है कि क्या ये उसका पहला टाइम है। वो मानता है कि वो यहाँ इसलिए आया है क्योंकि वो उससे मैजिक सीखना चाहता है। वो अपनी डेस्क छोड़ती है और उससे पूछती है कि उसका क्या मतलब है और उसे फनी कहती है। फिर वो पूछती है कि उसे उसके जैसे नए इंसान को क्यों सिखाना चाहिए, लेकिन हनबिट समझ जाता है कि सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। आखिरकार वो मना तो करेगी ही, लेकिन जो पहले हुआ था उसकी वजह से उसके पास एक सॉल्यूशन है। इस बीच चैट में लोग उसे मम्मी कहने लगते हैं
और तभी एसवेल हनबिट को देखती है और कंफर्म करती है कि क्या वो ब्लैक ड्रैगन है। वो उसकी बात कंफर्म करता है और बताता है कि यूलियो उसे चोर साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर वो आह भरती है और यूलियो को कचरा कहती है और उसे मुसीबत से बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। वो उससे हाथ मिलाता है और वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उसका चेहरा ही उसकी पहचान बता रहा था। फिर वो आसपास चेक करती है, ये जानते हुए कि वो मैजिक बुक ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे रुकने को कहता है और पूछता है कि क्या वो किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रही है। हैरान होकर वो उससे पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता चला और वो बताता है कि ये जानकारी उसकी डेस्क पर ही है। वो उसे इलाज ढूंढने में मदद करने का सुझाव देता है, जिससे वो चिढ़ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे मेडिसिन के बारे में बहुत पता है और वो हाँ में जवाब देता है। वो उसका कॉन्फिडेंस महसूस करती है और उससे उस बीमारी का नाम पूछती है जिसमें आंखें नीली हो जाती हैं और चक्कर और उल्टी आती है। हनबिट मानता है कि उसे नाम नहीं पता और वो उसके रिएक्शन से कंफर्म करता है कि कैसे वो कई बार सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स के हाथों बेवकूफ बनी है और उसका टाइम वेस्ट हुआ है। बार बार के एक्सपीरियंस की वजह से वो उसे और सिम्टम्स बताकर ये बताकर हैरान कर देता है कि इस पे कोई पोषण काम नहीं करता। हैरान होकर एसवेल उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वो बीमारी को जानता है। वो बताता है कि इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है। ये जानकर कि उसे इलाज पता है, वो उससे मदद की भीख मांगती है और उसे सही इनाम देने का प्रॉमिस करती है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो दवाई ले आएगा और तुरंत एक क्वेस्ट सामने आता है जिसमें उसकी माँ की बीमारी ठीक करने को कहा जाता है। उसे एडलिन के आसपास दवाई ढूंढनी है और उसे इनाम में न सिर्फ 2000 गोल्ड और एसवेल की फायरबॉल मैजिक बुक मिलेगी, बल्कि उसे हीरोइक रैंक और 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। चैट में लोग ये जानकर पागल हो जाते हैं कि अगर हनबिट ये रिक्वेस्ट पूरी कर देता है तो उसे हीरोइक रैंक मिलेगी और वो सब गेम चालू करने के लिए उतावले हो जाते हैं। यहाँ तक कि येनु भी हैरान है कि हनबिट को इतनी जल्दी ऐसा टाइटल मिल सकता है। इसलिए वो उस नूब को समझाता है कि रैंकिंग कैसे काम करती है। येनु हनबिट को बताता है कि रैंकिंग को टियर लेवल और ग्रेड को रेयरिटी की तरह समझो। भले ही मैजिक बुक्स सेम रैंक की हों, लेकिन उनसे सीखे गए स्पेल की परफॉर्मेंस उसकी रेयरिटी पर डिपेंड करती है। गेम में चीजें कैसे काम करती हैं ये जानकर हनबिट सोचता है कि क्या उन्होंने इसे गेम होने की वजह से ऐसा बनाया है। येनु सोचता है कि क्या उन्हें बस दवाई को कहीं से तोड़कर लाना है, लेकिन हनबिट सोच में डूबा है और वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे स्पेल बुक की परफॉर्मेंस का इस्तेमाल करके उसे ये दिखाना होगा कि हीरो ग्रेड कितना अच्छा होता है। जब येनु उससे पूछता है कि आगे कहाँ जाना है, हनबिट मुड़ता है और अचानक रुक जाता है और चिंता में येनु उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी हनबिट को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, तो वो जवाब देता है और गेम से लॉग आउट कर देता है, येनु को अकेला छोड़कर। ये जानकर चैट में लोग हंसने लगते हैं कि महान ब्लैक ड्रैगन को अपनी मम्मी की वजह से अचानक लॉग आउट करना पड़ा। अपने कमरे में वापस आकर हनबिट जल्दी से दरवाजे की तरफ भागता है और अपनी माँ को बताता है कि वो बिजी था। वो गलत समझ लेती है और उसे पीटने लगती है। उन्हें लगता है कि वो बेड पर कुछ गड़बड़ कर रहा था। आखिरकार वो अपना दरवाजा लॉक करने वाला इंसान नहीं था। शुक्र है कि वो येनु द्वारा दिए गए महंगे गियर को दिखाकर अपनी बात समझाता है, जो उसे मिलिट्री से डिस्चार्ज होने पर गिफ्ट मिला था, और बताता है कि वो गेम में लॉग इन था। वो उस पर एक नजर डालती है और नॉर्मली बात करती है, जिससे वो हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि उन्हें इसके बारे में पता है क्योंकि ये न्यूज में हर जगह है। वो उसे इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट न करने के लिए कहती है और वो कहता है कि वो बस थोड़ा सा ही खेलेगा। आखिरकार उसे एक इंटर्न के तौर पर जॉब मिल गई है। ये सुनकर हनबिट की मम्मी उसे डांटती हैं कि उसने उन्हें बताया क्यों नहीं, और जब वो पूछती हैं क्यों, तो वो कहता है कि अगर उन्हें पता होता तो वो उसे रोक देती। वो सख्त औरत उसके चेहरे पर हाथ मारती है और कहती है कि ये तो जाहिर है, कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा मिलिट्री सर्विस से आते ही जॉब ढूंढने लगे। वो अपनी नाक पकड़ता है और उन्हें बताता है कि स्कूल वापस जाते ही उसका ग्रेजुएशन सेमेस्टर शुरू हो जाएगा और उसे उसके तुरंत बाद जॉब की जरूरत होगी। उसकी बात सुनकर वो रुक जाती है। फिर उससे कहती है कि ब्रेकफास्ट मिस मत करना क्योंकि कंपनी घर से काफी दूर है। वो कहती है कि उन्हें पता है उसने उस दिन कुछ नहीं खाया, लेकिन वो बताता है कि येनु ने उसे चॉकलेट पार्फे खिलाया था, पर उनकी नजर में वो कोई खाना नहीं है, इसलिए वो उस पर चिल्लाती हैं। इसी के साथ वो अपने कमरे में जाने से पहले उसे गुड लक विश करती हैं। हनबिट टाइम देखता है और पाता है कि काफी देर हो गई है, और ये सोचकर कि कल इंटर्न के तौर पर उसका पहला दिन है, वो जल्दी सोने का फैसला करता है। लेकिन उसे येनु के लिए बुरा लगता है, जिस पर अभी बहुत सारे कमेंट्स की बौछार हो रही है। किम जेहा, जो आरपी डिपार्टमेंट के एक छोटे वर्कशॉप का एम्प्लॉय है, सर्वर चेक करता है और एसवेल के क्वेस्ट और हीरो रैंकिंग के शोर को देखता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता। फिर वो येनु का अकाउंट सर्च करता है और देखता है कि उसे सिर्फ मॉन्स्टर के नाम ही मिल रहे हैं। अब तक के कमेंट से उसे पता चलता है कि येनु ब्लैक ड्रैगन नाम के एक लड़के के साथ है, और वो ब्लैक ड्रैगन को एक बच्चा कहता है जिसे उसकी मम्मी ने चुप करा दिया। जल्दी से जेहा खुद चीजों को देखने का फैसला करता है। इसी बीच गेम में येनु बहुत सारे कमेंट्स देखता है जो उन लोगों के हैं जो हनबिट के बारे में पूछ रहे हैं। उनमें से कुछ सोचते हैं कि क्या वो मिडिल स्कूल का बच्चा है, लेकिन येनु साफ करता है कि हनबिट अपनी सर्विस पूरी कर चुका है
पर वो अपनी मम्मी की बहुत इज्जत करता है। वो व्यूअर्स चेक करता है और महसूस करता है कि उसके व्यूज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, ये जानकर कि उसका प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम सर्विस तक पहुंच गया है। येनू हनबिट को कॉल करता है और उससे फोन उठाने की भीख मांगता है, लेकिन बदकिस्मती से उसे हनबिट का एक मैसेज मिलता है जिसमें वो उसे इग्नोर करने के लिए माफी मांगता है। हनबिट ये भी बताता है कि उसे काम पर जाना है, लेकिन वो दवाई कैसे मिलेगी इसका एक हिंट दे देगा। फिर येनू अपने फैंस को सिचुएशन बताता है और उन्हें एक्साइटेड कर देता है। वो उन्हें दिखाता है कि हनबिट ने बताया है कि एसवेल के क्वेस्ट का इलाज बॉम्ब स्लाइम से मिल सकता है, और अगर वो उसके वापस आने से पहले इसे क्लियर कर लेते हैं तो वो उन्हें और भी स्पेशल जानकारी देगा। इस बीच हनबिट कॉर्पोरेट कपड़ों में एक बिल्डिंग के सामने पहुंचता है और फिर शर्माते हुए अंदर जाकर बताता है कि वो उनके साथ काम करेगा। उसके लिए सरप्राइज था कि वो जगह बहुत शोर शराबे वाली थी और एम्प्लॉयज यहाँ वहाँ चीजें ठीक करने में लगे हुए थे। उनमें से एक उसे देख लेता है और मिन्हो को इंस्ट्रक्शन देता है कि हनबिट को कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाएं, तो मिन्हो उसे अपने पीछे आने को कहता है। फिर वो हनबिट को बताता है कि वो उसे कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में दिखाएगा, लेकिन फिलहाल उसे व्हाइट बोर्ड साफ करना चाहिए। हनबिट वैसा ही करता है, लेकिन तभी एक बॉस अंदर आता है तो मिन्हो हनबिट को इंट्रोड्यूस कराता है, जो अपनी इंटर्नशिप के दौरान कड़ी मेहनत करने और बहुत कुछ सीखने की कसम खाता है। लेकिन उसे सरप्राइज तब मिलता है जब वो आदमी बस ये कहकर चला जाता है कि उसे जो कहा जाए बस वही करे, और अगर सफाई हो गई है तो बाहर चला जाए। रूम से बाहर निकलने के कुछ देर बाद हनबिट उदास हो जाता है और सोचता है कि वो कंपनी का फ्यूचर देख सकता है, जिसका मतलब है कि उसे बाकी टाइम खुद से ही जो हो सके सीखना होगा। अच्छी बात यह है कि ये दूसरी डायमेंशन में भटकने से तो बेहतर ही है। दूसरी तरफ येनु खुशी से मुस्कुराता है ये जानकर कि किसी ने भी वो मिनी क्वेस्ट क्लियर नहीं किया है जो हनबिट ने उनके लिए सेट किया था। लेकिन तभी हनबिट आता है और व्यूअर्स को उनकी कम इमेजिनेशन के लिए रोस्ट करता है। वो उनसे कहता है कि उन्हें और ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत है। इससे वो लोग चिढ़ जाते हैं और लगभग अपना आपा खो देते हैं। लेकिन फिर वो रिकॉर्डर पकड़ता है और कहता है कि वो उन्हें दिखाएगा कि ये कैसे किया जाता है। सबसे पहले वो शहर की दीवारों के मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं और इससे येनु हैरान हो जाता है। वो फिर से पूछता है कि क्या हनबिट वाकई में एक न्यूबी है। हमेशा की तरह हनबिट कहता है कि उसने बहुत सारी फैंटेसी नॉवेल्स पढ़ी हैं, इसलिए उसे ये पता है। वो येनु की तरफ देखता है और कहता है कि उसे अभी पता चला कि ये गेम दूसरों के मुकाबले ज्यादा फ्रीडम देता है। सामने ही उन्हें शोर सुनाई देता है और वो सोचते हैं कि इतने सारे लोग वहां क्यों जमा हैं। फिर येनु अंदाजा लगाता है कि ये वही लोग हैं जो कम्युनिटी में पोस्ट देखकर आए हैं। अचानक उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो वैंगार्ड के आने का अनाउंसमेंट कर रहा है। तो वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि मेंबर्स की एक पार्टी वहां आ रही है। पार्टी को देखकर येनु हनबिट को बताता है कि जो उसने ढूंढा है उसकी खबर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फैल गई है। कंफ्यूज होकर हनबिट उससे पूछता है कि वैंगार्ड क्या है, तो येनु समझाता है कि टॉप 10,000 रैंकर्स को वैंगार्ड कहा जाता है। उन्हें उनके लेवल, प्रोफिशिएंसी, स्टोरी प्रोग्रेस और ऐसी ही चीजों के पॉइंट्स के बेस पर ग्रेड दिया जाता है। और दुनिया भर के 30 करोड़ प्लेयर्स में से सिर्फ 10,000 रैंकर्स हैं, जिनमें से 500 कोरिया से हैं। ये जानकर हनबिट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने मैजिक नहीं सीखा है, भले ही कुछ ने मेज जैसे कपड़े पहने हों। येनु फिर समझाता है कि उनमें से ज्यादातर लोग प्रोफिशिएंसी की जरूरतों की वजह से मैजिक छोड़ देते हैं ताकि जल्दी ग्रो कर सकें, और कई लोग मेज की तरह कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि ये कूल लगता है। हनबिट एक खास बो पर नजर डालता है और कहता है कि उसे याद है क्योंकि ये गोल्डन बर्ड का है, जिसे एक स्किल्ड कारीगर ने बनाया था। हैरान होकर कि इतने फैंसी ग्रुप ने अभी तक एसवेल का क्वेस्ट क्लियर नहीं किया, हनबिट येनु से इसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि ज्यादातर वैंगार्ड बड़ी कंपनियों से जुड़े हैं और कई लोग उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कंपनियों से फुल सपोर्ट मिल सके, क्योंकि इस तरह वो गेम क्लियर किए बिना ही अमीर बन जाएंगे। अचानक एक लड़की हनबिट को टैप करती है और ये कंफर्म करने के बाद कि वो ही ब्लैक ड्रैगन है, वो उससे पूछती है कि वो उन्हें क्वेस्ट क्लियर करना कब सिखाएगा। तो वो बताता है कि वो जल्द ही शुरू करेगा। तभी कोई और आता है और चिल्लाता है कि ये सब झूठ है, लेकिन वो लेडी जोर देती है कि उन्हें हनबिट को एक मौका देना चाहिए। लोग स्कैमर्स के साथ अपने पुराने खराब एक्सपीरियंस के बारे में बहस करते हैं और जब उनकी बहस जारी रहती है, हनबिट येनु से कहता है कि उन्हें समंदर की तरफ चलना चाहिए। येनु कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बॉम्ब स्लाइम्स दूसरी तरफ हैं, लेकिन हनबिट उसे बताता है कि दवाई बनाने के लिए उसे एक फिशिंग रॉड की जरूरत है। येनु और चैट और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हनबिट ये सब क्या कर रहा है। अचानक कोई डोनेशन देता है और उसी पल एडलिन के पानी में मछलियों की कीमत आसमान छूने लगती है। तो लोगों को एहसास होता है कि यहाँ बहुत सारे स्कैल्पर्स हैं जो हनबिट को रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे हैं और करेंसी वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं। उन्हें इस तरह से काम करते देख हनबिट हंसता है क्योंकि उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं। जिज्ञासा में येनु हनबिट से पूछता है कि क्या वो चीज समंदर में है, लेकिन हनबिट बेपरवाह बना रहता है और इससे येनु को गुस्सा आ जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर येनु उसके बूट्स पकड़ लेता है और उम्मीद करता है कि हनबिट झूठ नहीं बोल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वो स्ट्रीमिंग छोड़ देगा। हनबिट तुरंत बीच में आता है और येनु को उस पर भरोसा करने को कहता है। फिर वो उससे 70 गोल्ड कॉइन्स उधार मांगता है। हर कोई उसके फैसले से हैरान है और वो सोचते हैं कि क्या उसने येनु को फंसाया है। जब वो किनारे पर पहुंचते हैं, हनबिट वहां पहले से ज्यादा लोग देखता है। वो येनु से इसके बारे में पूछता है, लेकिन येनु के नखरे देखकर
वो उसे पैसे वापस करने का प्रॉमिस करता है। फिर येनु कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं है कि हनबिट फिशिंग रॉड के साथ क्या करने वाला है। एरिया चेक करने के बाद हनबिट एल्ड्रिक नाम के एक बूढ़े आदमी को मछली पकड़ते हुए देखता है, तो वो उससे मिलने जाता है और उससे उसकी फिशिंग रॉड बेचने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी पूछता है कि क्या उसे हॉट रॉड चाहिए, लेकिन हनबिट कहता है कि उसे पता है वो सुन सकता है, इसलिए वो उसे इसके लिए 50,000 गोल्ड कॉइन्स देने का ऑफर देता है। व्यूअर्स की हैरानी के लिए वो बूढ़ा 1 लाख की डिमांड करता है, लेकिन फिर हनबिट 60,000 की बोली लगाता है। एहसास होता है कि वो बूढ़ा बदला नहीं है और वो तब तक बोली लगाते रहते हैं जब तक हनबिट मछली पकड़ने में उसका साथ नहीं देता और अपनी कीमत कम नहीं कर देता। एल्ड्रिक अपनी बातें बिना किसी फिल्टर के बोलता है और उनके बीच की बातचीत हनबिट को पुराने दिनों की याद दिलाती है। आखिरकार वो आदमी मान जाता है और हनबिट उसे 60,000 में खरीद लेता है। व्यूअर्स उसके शेडी एटीट्यूड के लिए उसे रोस्ट करते हैं, लेकिन फिर जीत तो जीत होती है। थोड़ी देर बाद हनबिट फिशिंग रॉड के साथ उस जगह पर पहुंचता है और व्यूअर्स सोचते हैं कि वो इसके साथ क्या करने वाला है। येनु मजाक करता है और हनबिट को चैट में न्यूबी रोल प्ले करने को कहता है। तभी अचानक कोई पूछता है कि बॉम्ब स्लाइम किस तरह का मॉब है। येनु उसे बताता है कि वो ऐसे स्लाइम्स हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर उन्हें छुआ जाए तो वो फट जाते हैं। अगर कोई उन पर दूर से भी हमला करे तब भी वो फट जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि अगर कोई उनसे नजरें मिला ले तो भी वो फट जाते हैं और फटने पर वो कुछ भी ड्रॉप नहीं करते। नूब सोच रहा है कि हनबिट फिशिंग रॉड से बॉम्ब स्लाइम्स का क्या करेगा और पूरा चैट मान रहा है कि इसका जवाब सिर्फ हनबिट को ही पता है। ऊपर से हनबिट को नीचे एक बॉम्ब स्लाइम दिखता है और वो कहता है कि वो एकदम सही हाइट पर है। वो फिशिंग रॉड निकालता है और नोटिस करता है कि इसकी सेंसिटिविटी असल जिंदगी से थोड़ी अलग है। वहां वो उसे एडजस्ट करता है, पर जैसे ही वो सीरियस होने वाला होता है, येनवू बताता है कि एक व्यूअर की वजह से पता चला है कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। हनबिट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि उसे पहले से पता था, क्योंकि जब से उन्होंने शहर छोड़ा है तब से कई ग्रुप्स उनका पीछा कर रहे हैं। वो जल्दी से येनवू को स्क्रीन सेटिंग का कंट्रोल देने को कहता है और कंट्रोल मिलते ही सबको सॉरी बोलकर लाइव फीड बंद कर देता है और कहता है कि कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई हैं। मिलिट्री के दिनों में येनवू को फैंटेसी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, पर उसकी यूनिट में किसी को भी ये शौक नहीं था। वो बार बार उन पन्नों को पढ़ता रहता था जब तक कि वो पूरी तरह घिस न जाए। कुछ समय बाद हनबिट आया और येनवू ये देखकर हैरान रह गया कि उसने भी वो नावल पढ़ा था और हनबिट की वजह से ही येनवू को वो बातें पता चली जो उसने कभी नोटिस नहीं की थी। वक्त बीता और जब येनवू ने गेम का एड देखा तो उसे तुरंत लगा कि अगर वो हनबिट के साथ ये खेलेगा तो बहुत मजा आएगा। अभी येनवू हनबिट को बताता है कि सिर्फ उसकी स्क्रीन ब्रॉडकास्ट हो रही है और हनबिट कहता है कि हमें ऐसा नाटक करना होगा जैसे हमारा पूरा ध्यान स्लाइम्स पर है। येनवू व्यूअर्स को चैनल फॉलो करने के लिए कहता है, पर वो उस पर चिल्लाते हैं कि अपना सिर रास्ते से हटाओ। हनबिट समझता है कि वो लोग कितने परेशान हैं और इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि कॉम्पिटिटर्स कितनी जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। वो कहता है कि ये दिमाग की जंग ज्यादा देर नहीं चलेगी और जल्द ही उनका पीछा करने वाली पार्टी सामने आ जाती है। उन्हें देखकर हनबिट अपनी स्क्रीन शेयर करता है और फैंस को वेव करता है। फिर वो अपना हुक फेंकता है जो इतना शार्प है कि बॉम्ब स्लाइम्स उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाते। फिर वो रॉड का एक बटन दबाता है जिससे हुक के टिप से स्पाइक्स निकलते हैं, जिससे वो ब्लास्ट को कंट्रोल कर पाता है और स्लाइम का कोर सलामत बच जाता है। हनबिट की नॉलेज देखकर वो पार्टी हैरान रह जाती है और पीछे हटने लगती है, पर तभी स्लाइम्स का झुंड उन पर टूट पड़ता है और वो अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। बदकिस्मती से वो एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाते हैं और पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। इन वो उस इम्पैक्ट को देखकर शॉक हो जाता है और हैरान है कि हनबिट ने कितनी सफाई से स्ट्रीम स्नाइपर्स को ठिकाने लगा दिया। उनसे पीछा छूटने के बाद वो वापस काम पर लग जाते हैं और उन्हें अलग कलर का एक स्लाइम दिखता है। हनबिट उस पर फिशिंग रॉड चलाता है और उसे पकड़ लेता है, पर वो बाकी स्लाइम्स की तरह फटता नहीं है। वो उसे एक बैग में डाल देता है और कहता है कि उसने सक्सेसफुली सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। सब इस बात से हैरान हैं कि ये स्लाइम बाकियों की तरह ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ, पर हनबिट बताता है कि ये स्लाइम एक डड है जो सिर्फ तब बनता है जब बॉम्ब स्लाइम्स का पूरा ग्रुप एक साथ खत्म हो जाए। बचे हुए स्लाइम्स तुरंत डड स्लाइम्स में बदल जाते हैं। वो पूछता है कि क्या वो हनबिट का तरीका फॉलो करके क्वेस्ट क्लियर कर पाएंगे, और हनबिट कहता है कि वो सबको ये करके दिखा रहा है ताकि वो भी इसे पूरा कर सकें। वो पागलों की तरह मुस्कुराता है और कहता है कि धमाके को कंट्रोल करना उनके लिए आसान नहीं होगा। वहां से वो सीधे असवल की शॉप पर जाते हैं। इस बीच जेहा, जो बॉम्ब स्लाइम से मरते मरते बचा था, वो नोटिस करता है कि हनबिट कोई मामूली नया खिलाड़ी नहीं है और उसे लगता है कि हनबिट के पीछे कोई बहुत बड़ी कंपनी है। उसे समझ नहीं आता कि हनबिट ने येनवू जैसे छोटे स्ट्रीमर के साथ टीम क्यों बनाई। फिर वो सोचता है कि शायद हनबिट की कंपनी को कुछ बहुत बड़ा हाथ लगा है और वो हनबिट का इस्तेमाल प्लेयर्स का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। इस परेशानी के साथ जेहा सोचता है कि उसे असवल का क्वेस्ट क्लियर करना होगा और अकेले ऐसा करना उसके मंथली कोटा के लिए काफी होगा। पर बदकिस्मती से उस दिन जेहा कामयाब नहीं हो पाता। शाम को हनबिट और येनवू असवल के पास पहुंचते हैं और असवल उस डड स्लाइम को देखकर अजीब महसूस करती है। सबसे बुरी बात यह है कि वो उसे एक डिश में तैयार करता है और कहता है कि ये उसकी मम्मी के लिए दवाई है, पर वो उसे लेने से मना कर देती है।
उसका रिएक्शन देखकर हनबिट येनवू से पूछता है कि क्या ये सच में इतना बुरा है, और असवल उसे यूलियो का ख्याल रखने के बदले इनाम देकर वहां से जाने को कहती है। हनबिट ये कहकर उसे उकसाता है कि वो उतनी भी परेशान नहीं है, जिससे वो चिढ़ जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। तभी वो पका हुआ कीचड़ उसके मुंह में ठूस देता है और उसे निगलने पर मजबूर कर देता है। येनवू हनबिट की इस हरकत पर हैरान रह जाता है और चैट में लोग उसके एक्सप्रेशंस का मजाक उड़ाते हैं। असवल को समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वो तुरंत अंदर जाकर उल्टी करने लगती है। उसका रिएक्शन देखकर हनबिट कहता है कि दवाई असर कर रही है, पर येनवू उसे हकीकत बताता है। कुछ ही मिनटों में वो हनबिट का कॉलर पकड़ लेती है और उस पर चिल्लाती है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उसे पागल कहती है, पर वो उससे पूछता है कि क्या कोई बीज बाहर निकला और कहता है कि यही तुम्हारी बीमारी की जड़ है। वो बताता है कि ये वही बीमारी है जिससे वो और उसकी माँ परेशान थे। वो कंफ्यूज हो जाती है, पर हनबिट कहता है कि जो उसने बाहर निकाला है वही बीमारी की वजह थी। मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पता था कि वो भी बीमार है और ये उसने पहली बार मिलते ही नोटिस कर लिया था। उसे पता था कि असवल चुपचाप सब सह रही थी क्योंकि वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी और उसे डर था कि यूलियो जैसे लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। वो पूछती है कि उसे कैसे पता चला, तो वो बताता है कि ये एक पैरासिटिक सीड है जो पेट में चिपक कर बढ़ता है। वो कहता है कि साउथ से आए खाने की वजह से ऐसा हुआ और बॉम्ब स्लाइम का म्यूकसी से निकालने का एकमात्र तरीका है। इसीलिए उन्हें डड स्लाइम चाहिए था क्योंकि वो फटता नहीं है, क्योंकि उसमें धमाका नहीं होता। इसलिए इसे खाने के बाद मरीज उल्टी करता है और वो बीज बाहर निकल जाता है। हनबिट कहता है कि ये कोई आम बीमारी नहीं थी। फिर वो उसे प्लेट देता है और कहता है कि जल्दी जाकर अपनी माँ को देखो। वो उसे बड़े प्यार से देखता है और सोचता है कि गेम की दुनिया होने के बावजूद वो नहीं बदली। वो एक ऐसी लड़की है जो अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती है। उसकी बातें भले ही कड़वी हों, पर वो हमेशा उसका साथ देती थी। इसलिए अब वो चाहता है कि वो खुश रहे। फिर वो अपनी माँ को दवाई देती है, जिससे वो भी बड़े बड़े बीज उगल देती हैं। असवल उन लोगों पर गुस्सा होती है जिन्होंने उसे धोखा दिया और मुस्कुराते हुए कसम खाती है कि वो उन्हें छोड़ेगी नहीं। एट ये देखकर हैरान है और हनबिट भी कहता है कि उसने बहुत समय बाद उसे मुस्कुराते हुए देखा है। वो आंसू पोंछते हुए उसे थैंक्स कहती है और स्ट्रीम देखने वाले उसे अपनी फेवरेट बताने लगते हैं, पर हनबिट उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो कहती है कि हनबिट की वजह से ही वो और उसकी माँ जिंदा है। फिर वो एक स्पेल बुक निकालकर उसे दे देती है। वो उसे थैंक्स कहता है, पर वो कहती है कि ये डायलॉग तो मेरा है। येनवू उसे छूना चाहता है, पर हनबिट कहता है कि ये उसकी है। फिर वो कहता है कि अब मेन क्वेस्ट के लिए चलते हैं। हैरानी की बात यह है कि असवल उन्हें वापस बुलाती है और कहती है कि अभी कुछ और भी देना बाकी है। उन्हें बड़ा इनाम देती है और सिस्टम हनबिट को बताता है कि उसे फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड मिल रहा है। जब हनबिट को 2000 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं तो सिस्टम उसे डबल कर देता है और उसके स्टैट्स पॉइंट भी बढ़ जाते हैं। उसे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस मिलता है, लेवल बढ़ता है और असवल की बुक हीरोइक से यूनिक क्लास में अपग्रेड हो जाती है। हनबिट असवल की खुशी के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे फर्स्ट क्लियर का नोटिफिकेशन मिलता है। ये देखते ही पूरा चैट मैसेजेस से भर जाता है। येनवू भी हनबिट की तरह हैरान है, क्योंकि हनबिट को उम्मीद नहीं थी कि बुक का ग्रेड बदल जाएगा। वो हनबिट से कहता है कि व्यूअर्स से कुछ कहो, पर चैट इतनी तेज चल रही होती है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। जब येनवू सोच रहा होता है कि क्या करे, तभी असवल हनबिट को एक कागज देती है जिससे उसे पॉइंट मल्टीप्लायर मिलता है और वो उसका सेवियर बन जाता है। वो उसे ब्लैकस्मिथ शॉप का पता देती है जहां वो अपनी जरूरत का सामान देख सकता है। मुझे लगता है कि उनके पास सही हथियार नहीं है और स्लाइम पकड़ने के चक्कर में उनके गियर्स भी खराब हो गए हैं। वो फिर से उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि जब भी मदद चाहिए हो आ जाना। चैट में लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो उनसे बात कर रही हो, और कुछ तो गेम भी चालू कर देते हैं ताकि उसे मिल सके। इसके बाद वो दोनों स्टोर से निकल जाते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करना है। वो हनबिट को मैप दिखाता है और समझाता है कि गेम में कोई फिक्स रास्ता नहीं है, वो जहां चाहे जा सकते हैं। वैसे तो सब एडलिन से शुरू करते हैं, पर फिर कहीं भी जा सकते हैं और ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि बिना जानकारी के आप किसी हाई लेवल एरिया में फंस सकते हैं। येनवू पूछता है कि हनबिट ने अपना चेहरा कस्टमाइज क्यों नहीं किया और हनबिट सोचता है कि क्या वो उसे देवी वाली बात बता दे। येनवू अपने कैरेक्टर डिजाइन की तारीफ करता है और कहता है कि उसने इसे बनाने में 5 घंटे लगाए हैं, जिस पर चैट वाले उसका मजाक उड़ाते हैं। येनवू हनबिट को वार्निंग भी देता है कि फीमेल कैरेक्टर्स के चक्कर में मत पड़ना क्योंकि लड़के भी उन्हें अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। हनबिट आगे जाने की सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि किसी व्यूअर ने 50,000 दान किए हैं क्योंकि वो असवल को और गुस्से में देखना चाहता है। येनवू तुरंत उसे थैंक्स कहता है, पर डोनेशंस वहीं नहीं रुकते। कोई 10,000 देता है तो कोई 30,000। डोनेशन आते रहते हैं और येनवू एक अच्छे होस्ट की तरह सबको थैंक्स कहता है। फिर वो हनबिट को व्यूअर काउंट दिखाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है कि 8,000 से ज्यादा लोग उन्हें देख रहे हैं। हनबिट शर्माते हुए उन्हें थैंक्स कहता है, जबकि चैट वाले येनवू से 100,000 वाला रिएक्शन मांगते हैं। जब हनबिट हिसाब लगाता है कि उसका हिस्सा 2.5 लाख के करीब है, तब वो देखता है कि येनवू बिना किसी शर्म के 0 to डांस कर रहा है। हनबिट सोचता है कि सिर्फ एक क्वेस्ट से उसने इतना कमा लिया, तो अगर सब ठीक रहा
तो वो अपनी माँ का कर्ज उतार पाएगा। उसे याद आता है कि कैसे देवी ने उसे दिखाया था कि उसकी माँ ने उसे ढूंढने में सब कुछ लुटा दिया, इसलिए वो उसे खुश करने की कसम खाता है। यानी वो हनबिट से कहता है कि बुक इस्तेमाल करो, तो हनबिट जैसे ही उसे छूता है उसे फायरबॉल की एक यूनिक स्किल मिल जाती है जो धमाके के साथ सब कुछ जला देती है। स्किल पढ़कर हनबिट कहता है कि ये तो बहुत आसान है, जबकि उसे इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। येनवू कहता है कि फैंस को बताओ कि ऐसी स्किल पाकर कैसा लग रहा है। पहले तो हनबिट कहता है कि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, पर फिर चैट के लिए वो झूठ बोल देता है कि उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारी आ रही है। ये अजीब लगता है कि जो उसने दूसरी दुनिया में सीखा था वो गेम में कैसे दिख रहा है, और उसे समझ आता है कि गेम में एग्जिस्टिंग कैरेक्टर का क्या मतलब था। येनवू बहुत एक्साइटेड होकर हनबिट से कहता है कि ये स्किल सबके सामने इस्तेमाल करके दिखाओ और उस पत्थर पर निशाना लगाओ। हनबिट याद करता है कि स्पेल कैसे काम करता है, और उसके हाथ से आग निकलकर तेजी से पत्थर की तरफ जाती है। जैसे ही वो उसे छूती है पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और येनवू ये देखकर दंग रह जाता है। जब हनबिट स्पेल को देख रहा होता है तभी उसे लगता है कि वो देवी उसे देख रही है और अपना हाथ बढ़ा रही है। उसे होश आता है तो एक नोटिफिकेशन दिखता है कि उसकी सारी स्किल्स बढ़ गई हैं। इसके अलावा उसने अब स्पिरिट स्किल भी अनलॉक कर ली है। हनबिट काफी डर जाता है और मन ही मन उस देवी को कोसने लगता है, ये सोचकर कि देवी उसे देख रही है। हनबिट घबरा जाता है और येनवू उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। बिट तुरंत खुद को संभालता है और कहता है कि फिक्र मत करो, क्योंकि उसे पता है कि येनवू उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो बहाना बनाता है कि पहली बार इतना बड़ा स्पेल इस्तेमाल करने की वजह से उसे थकावट हो गई है। फिर वो येनवू से कोई नॉर्मल स्पेल दिखाने को कहता है। येनवू हैरान होता है और स्पेल दिखाने से पहले कहता है कि देखकर हंसना मत। येनवू स्पेल चलाता है और हनबिट देखता है कि एक छोटी सी चिंगारी निकलकर तुरंत बुझ जाती है। वो हनबिट से इसकी शिकायत करता है। हनबिट को वो बहुत बेकार लगता है, पर वो बात को आगे नहीं बढ़ाता। वो येनवू से कहता है कि तुम्हारा तरीका गलत है, ये तो बुक पढ़ते ही खुद ब खुद समझ आ जाना चाहिए। वो यूलियो को कोसता है और फिर बड़ी बारीकी से समझाता है कि मैजिक कैसे काम करता है। वो कहता है कि वो अपनी यूनिक मैजिक को मेन स्किल की तरह इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मैजिक का असली मकसद तो काम आसान करना है। वो हैरान है कि हनबिट ने कल ही कैरेक्टर बनाया है और चैट वाले उसे बहुत बड़ा गीक बोलकर चिढ़ाते हैं। गुस्से में वो चैट वालों को जानकारी देना बंद करने वाला होता है, पर तभी एक बड़ा डोनेशन आता है और वो अपना गुस्सा थूक कर सबसे माफी मांगता है। तब पूछते हैं कि अब कहाँ जाना है, तो वो एक दूर वाली जगह पर जाता है और येनवू पूछता है कि क्या उसे मेन स्टोरी नहीं देखनी। हनबिट कहता है कि वो मेन स्टोरी शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स जमा करना चाहता है। वो दरवाजा खोलते हैं और एक शेड में जाते हैं जहां येनवू को डर लगता है, पर हनबिट सीधे हंटर रिकनर नाम के एनपीसी से बात करता है। रिकनर हनबिट से पूछता है कि क्या काम है, और हनबिट कहता है कि वो आर्चरी सीखने आया है। हनबिट का कॉन्फिडेंस देखकर रिकनर पूछता है कि क्या उसमें हिम्मत है, और चैट वाले कहते हैं कि इस एनपीसी को हिम्मत वाले लोग बहुत पसंद हैं। जब हनबिट कहता है कि उसमें हिम्मत भी है और स्किल भी, तो रिकनर उसका टेस्ट लेने का फैसला करता है। तभी एक क्वेस्ट आता है जिसमें हनबिट को इनाम के लिए रिकनर का टेस्ट पास करना होगा। फिर हनबिट को आर्चरी स्पॉट पर ले जाया जाता है और नियम बताए जाते हैं कि 30 शॉट्स में 200 पॉइंट्स लाने हैं। येनवू घबराकर कहता है कि थोड़े पॉइंट्स एजिलिटी में डाल दो, पर हनबिट मना कर देता है और कहता है कि वो कर लेगा। उसका पहला शॉट बिल्कुल मिस हो जाता है और येनवू उसे फिर से समझाता है। फिर भी हनबिट कहता है कि अब उसे समझ आ गया है। अगला शॉट 7 नंबर पर लगता है, जिसे देखकर येनवू हैरान होता है, पर उसके बाद जो हुआ वो और भी जबरदस्त था। बाकी सारे शॉट सीधे बुलाई पर लगते हैं और उसका टोटल 287 हो जाता है, जो कि लेवल 2 के गियर के साथ नामुमकिन था। शहर में एक औरत सिक्के उछालते हुए कह रही है कि वो बोर हो गई है और उसे कुछ नया और बड़ा काम करना है। अचानक उसने हनबिट और येनवू को गेट से अंदर आते हुए देखा और सोचने लगी कि कौन से बेवकूफ उसे ढूंढने आए हैं। कुछ देर पहले आर्चरी स्किल और गोल्ड रिवॉर्ड्स मिलने के बाद येनवू हनबिट से भी ज्यादा खुश दिख रहा था। हनबिट ने उससे वजह पूछी तो येनवू उसकी तारीफ करने लगा और पूछा कि क्या उसने स्कूल में आर्चरी सीखी थी। येनवू इतना एक्साइटेड और पैसों का लालची हो गया कि उसने बताया कि उसने एक सट्टेबाजी वाला पोल सेट कर दिया था, और उनकी किस्मत चमक गई क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हनबिट आर्चरी में इतना अच्छा होगा। वो धीरे से हंसता है और कहता है कि कभी कभी ऐसे स्टंट्स करना कितना कूल है। तभी चैट उसे याद दिलाती है कि वो लोग अभी भी वहीं हैं। येनवू ने एक्साइटमेंट में पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं, और हनबिट ने कहा कि स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल सीखने, लेकिन वो स्विफ्टनेस स्किल हासिल करना चाहता है। इससे येनवू और चैट वाले हैरान हो गए और सोचने लगे कि इस स्किल का तलवारबाजी से क्या लेना देना है, और कुछ लोगों के साथ मिलकर उसने इसे बेकार कह दिया। फिर भी हनबिट कहीं तेजी से निकल गया और येनवू को बहस बंद करके पीछे आने को कहा। जब वे टाउन में पहुंचे तो येनवू ने हनबिट को लिया नाम की एक एनपीसी दिखाई और उसे बताया कि लोग स्विफ्टनेस स्किल से इसलिए बचते हैं क्योंकि लिया का क्वेस्ट स्किल के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए उसने हनबिट से एक बार फिर पूछा कि क्या वो वाकई ये कर पाएगा, और हनबिट बिना कुछ बोले लिया के पास गया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि वो वही सीखने आया है जिसमें वो बेस्ट है। उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि उसे उसका एटीट्यूड पसंद आया
लेकिन फिर वो पलक झपकते ही उनके पास से गुजरी, उसके सिक्के चुरा लिए और एक डायन की तरह मुस्कुराते हुए कहा कि वे बहुत स्लो हैं। उसने अपनी ट्यूशन फीस बताई और कहा कि ये एडवांस में देनी होगी, जो 5,000 गोल्ड है। हनबिट को रिएक्ट न करते देख वो हैरान थी। उसने वजह पूछी तो उसने जवाब दिया कि जब उसने पहले ही फीस ले ली है तो बेहतर होगा कि वो अब उसे स्किल सिखा दे। मन ही मन उसने सोचा कि इस गेम के मुकाबले उसके पिछले 55 साइकिल्स में उसने उससे कहीं ज्यादा गोल्ड चोरी किया था। हनबिट के रिलैक्स्ड एटीट्यूड को देखकर लिया ने कहा कि वो उसे पसंद नहीं आया और उसी पल उसने बताया कि क्लास शुरू हो रही है और उसका असाइनमेंट यह है कि उसे पकड़ना होगा। उसी पल वो इतनी तेजी से भागी कि उसके पीछे उसकी परछाइयां सी दिखने लगीं। हनबिट को अचानक एक क्वेस्ट मिला जिसमें उसे टाइम लिमिट के अंदर उसे पकड़ना था और अगर वो ऐसा कर लेता तो उसे स्विफ्टनेस स्किल बुक, स्टैट पॉइंट्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते। चैट से हनबिट को पता चला कि जब लिया ऐसे भागती है तो उसे पकड़ने का कोई तरीका नहीं है और वो 5,000 गोल्ड 2 बार लेने और 15 घंटे इंतजार करवाने के बाद ही किसी को क्वेस्ट पूरा करने देती है। इस दौरान कोई दूसरा क्वेस्ट नहीं किया जा सकता और अगर वे लॉग आउट करते हैं तो टाइमर रुक जाता है। हनबिट ने तब डिक्लेयर किया कि उन्हें उसे पकड़ना ही होगा, लेकिन येनवू ने बताया कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आज तक किसी ने लिया को सीधे नहीं पकड़ा है। हनबिट ने इसके बारे में सोचा और नोट किया कि अगर वो खुद उसे नहीं पकड़ सकता तो उसे बस किसी ऐसे को बुलाना होगा जो पकड़ सके। वे सीधे असवल के स्टोर पर गए और हनबिट ने उससे लिया को पकड़ने में मदद मांगी। इस रिक्वेस्ट से हैरान होकर, हालांकि वो उसके वापस आने से खुश थी, असवल ने उससे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो और लिया फैमिली है, लेकिन उसने झूठ बोल दिया कि ये बात गलियों में बहुत फेमस है। कोई और रास्ता न होने पर वो मान गई और गुस्से में बाहर निकल गई और ये जानकर येनवू और चैट वाले हैरान रह गए कि वो और लिया बहनें हैं। हनबिट ने एक बार फिर झूठ बोला कि उसने लिया के बारे में कहीं लिखा हुआ देखा था, इसलिए कुछ चैट मेंबर्स ने वीडियो फिर से देखा लेकिन उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला। इस मोड़ पर कुछ लोगों ने मान लिया कि उसके पास बाज जैसी नजर है और इसी वजह से वो धनुष चलाने में इतना अच्छा है। इसके साथ उसने चैट से बात की और उन्हें हमेशा अपने आसपास ध्यान देने को कहा और बताया कि एसवल को जेल भेजने से उन्हें उसे पकड़ने में मदद नहीं मिलेगी। येनवू ने फिर उसे साथ आने का इशारा किया और वे सब स्ट्रीट हाइडआउट्स की तरफ चल दिए। इस बीच लिया एक बिल्ली के साथ खेल रही थी और उसे लगा कि हनबिट ने हार मान ली होगी, लेकिन उसे सरप्राइज देते हुए असवल उसके ठीक पीछे आ गई और वो काफी गुस्से में लग रही थी। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे घेर लिया और लिया चिल्लाई और असवल को बीच में लाने को चीटिंग कहा। हनबिट ने तब उसे याद दिलाया कि उसने ही कहा था कि वो कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो असवल के साथ गया क्योंकि उसकी उसके साथ पुरानी जान पहचान थी। गुस्से में असवल ने उसे बुलाया और उसे जमकर डांटा और वार्निंग दी कि वो ये सब बंद कर दे, वरना वो यूलियो जैसे किसी घटिया इंसान के चक्कर में फंस जाएगी। लिया ने तुरंत माफी मांग ली, लेकिन असवल के लिए इतना काफी नहीं था। उसने उसे काम खत्म होने के बाद शॉप पर आने को कहा और वार्निंग दी कि अगर वो कहीं और गई तो मुसीबत में पड़ जाएगी। लिया मान गई और फिर हनबिट को अपनी स्विफ्ट बुक थमा दी, ये कहते हुए कि वो उसके जैसे किसी से पहले कभी नहीं मिली और वादा तो वादा है, इसलिए वो इसे रख सकता है। तुरंत सिस्टम ने क्वेस्ट कंप्लीट का नोटिफिकेशन दिखाया। हनबिट को इन्फॉर्म किया कि उसने कम समय में टास्क पूरा किया है, इसलिए रिवॉर्ड मैक्सिमम कर दिया गया है, यानी उसे ट्रिपल स्टैट पॉइंट्स और 500 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। चैट वाले जब उन्हें पता चला कि हनबिट को एक और यूनिक स्किल मिली है तो वे अपनी जलन छिपा नहीं पाए। दूसरी तरफ लिया जल्दी से वहां से निकल गई और उम्मीद की कि वो हनबिट से दोबारा कभी न मिले। कुछ देर बाद येनवू, जिसकी सांसें फूल रही थीं, आखिरकार हनबिट के पास पहुंचा और उसे पता चला कि वो लेट हो गया है। हनबिट ने फिर किताब दिखाई और कहा कि ये एक यूनिक क्लास है और येनवू के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे। इस पॉइंट पर उसके व्यूअर्स भी उसका साथ नहीं दे पा रहे थे और वे सोच रहे थे कि उन्हें उससे पहले चीजों के बारे में कैसे पता चल सकता है और इस स्ट्रीम का मालिक कौन है। बुक पकड़े हुए हनबिट ने येनवू को बताया कि अब उसके लिए स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल हासिल करने का समय आ गया है। हनबिट ने बुक एब्जॉर्ब कर ली और तीसरी बार होने के बावजूद उसे ये अजीब लगा। क्यूरियस होकर येनवू ने व्यूअर्स की तरफ से उससे पूछा कि उसने स्विफ्टनेस स्किल क्यों सीखी और हनबिट ने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर उनके बीच रेस हो तो स्विफ्टनेस स्किल की वजह से वो येनवू से थोड़ा आगे रहेगा। फिर भी येनवू ने नोट किया कि यूनिक ग्रेड से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हनबिट, जो 50 से ज्यादा बार मर चुका है, जानता था कि उसने ये स्किल क्यों चुनी। येनवू ने फिर खुशी खुशी अपनी तलवार निकाली और अनाउंस किया कि वो इस फील्ड में हनबिट का सीनियर है। आखिर वो स्वॉर्ड्समैनशिप में नंबर 2 पर है और ये एक एडवांस्ड ग्रेड है। उसकी स्किल के बारे में सुनकर चैट वालों ने उसे नॉनस्टॉप रोस्ट किया और हनबिट ने उसे एक एक शब्द बता दिया। हनबिट ने फिर नोट किया कि येनवू समेत ज्यादातर प्लेयर्स एक जैसे रास्ते पर चल रहे हैं, जो गाइडबुक की वजह से है और क्योंकि स्कैमर यूलियो की वजह से किसी ने असवल से बात नहीं की थी, इसकी वजह से एक चेन रिएक्शन होता है और इतनी ज्यादा फ्रीडम की वजह से ये जानना इम्पॉसिबल हो जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। हनबिट ने नोट किया कि एसवल और लिया के क्वेस्ट को पूरा करने वाला पहला इंसान होने के नाते जो चीजें उसने एक्सपीरियंस की हैं
वे सही रास्ते के हिंट्स हैं। वहां वो अपनी बात पर अड़ गया और कसम खाई कि वो अपनी तरह से आरपी क्लियर करेगा, और ये न जानते हुए भी कि गॉडेस क्या सोच रही है। उसने अब और कठपुतली बनने से मना कर दिया। जब हनबिट और येनवू शहर के बाहर चल रहे थे तो हनबिट ने पूछा कि सबसे ज्यादा डिमांड वाला स्वॉर्ड्समैनशिप एनपीसी इतनी दूर क्यों है, और येनवू ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंसान एक एकांत प्रिय तलवारबाज है। वे धुंध से ढकी एक जगह पहुंचे और जैसे ही येनवू ने बाल्डर को देखा, उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया और कहा कि वे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने आए हैं। बाल्डर ने उनकी तरफ देखा और येनवू ने नोट किया कि वो अभी भी उतना ही डरावना लग रहा है। उस तलवारबाज ने फिर एक लकड़ी की तलवार उठाई और हनबिट से कहा कि जब तक वो रुकने को न कहे तब तक वो उसके पीछे तलवार चलाता रहे। वो तलवारबाज, जो लंबी बातचीत के मूड में नहीं था, उसने हनबिट से शुरू करने को कहा, और कुछ देर बाद हनबिट ने अपना सामान रख दिया और लकड़ी की तलवार पकड़ ली। और जब येनवू उसे देख रहा था तो उसने नोट किया कि स्वॉर्ड्समैनशिप क्वेस्ट स्विंगिंग और स्पैरिंग में बंटा हुआ है। सीरियस होकर येनवू ने पूछा कि चैट मेंबर्स को स्वॉर्ड्समैनशिप क्वेस्ट पूरा करने में कितना समय लगा, और उनके जवाबों के आधार पर ये 1.5 घंटे से 3 घंटे के बीच था। उन्होंने उसे यह भी बताया कि जरूरी बात यह है कि उन्हें बाल्डर से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो उसका काम तमाम हो जाएगा। फिर उन्होंने एक क्लिप के बारे में बात की जो एक प्लेयर द्वारा बाल्डर का मजाक उड़ाने के बाद वायरल हुई थी, जिसमें बाल्डर ने उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था। येनवू को यह अजीब लगा कि एक स्किल सिखाने वाला एनपीसी प्लेयर्स को मार सकता है। तभी व्यूअर्स ने वादा किया कि अगर हनबिट 25 मिनट से कम समय में ट्रेनिंग पूरी कर लेता है तो वे एक बड़ी रकम डोनेट करेंगे। येनवू ने तुरंत हनबिट को बताया कि टोटल 8 लाख वॉन से ज्यादा है, इसलिए उसने उसे 25 मिनट से कम में खत्म करने के लिए एनकरेज किया। और हनबिट को रियलाइज हुआ कि ये उसके आर्चरी ट्रेनिंग के दौरान व्यूअर्स द्वारा लगाए गए दांव से 2 गुना है। हनबिट ने कंसंट्रेट किया और नोट किया कि लकड़ी की तलवार चलाने में सबसे जरूरी चीज बीतने वाला समय नहीं है, और शुरुआत से ही बाल्डर को एक नौसिखिया तलवारबाज से ज्यादा काबिलियत की उम्मीद नहीं थी। गेम में बाल्डर जिन प्लेयर से मिला था उनके विपरीत जो तलवारों को बस एक आम चीज समझते थे, और ये उसके लिए काफी अपमानजनक रहा होगा। इसलिए बाल्डर जो एक चीज चाहता है वो है तलवार के प्रति एक सीरियस एटीट्यूड। तलवार पकड़ते हुए हनबिट सीरियस हो गया और उसने बाल्डर की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने पहला स्ट्रोक मारने की तैयारी की, बाल्डर ने उसे रोक दिया और इससे व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए, खुश होकर कि उसकी टेक्निक काम कर गई। हनबिट ने अपनी सिस्टम स्क्रीन पर देखा और उसे एक नया क्वेस्ट मिला। वहां उसे बाल्डर के खिलाफ स्पैरिंग करने का काम दिया गया और डिफिकल्टी उसके खुद के लेवल और स्टैट्स के हिसाब से एडजस्ट की गई थी। येनवू ने इसे देखा और चैट को बताया कि हनबिट ने पहला स्टेज पार कर लिया है। जैसे ही वे भड़क गए और अपने दांव को बेकार बताने लगे, एक व्यूअर ने 10,000 एक डोनेट किए और कहा कि वो इसे डबल कर देगा या हार जाएगा, और हनबिट को बस बाल्डर की लकड़ी की तलवार को 2 बार रोकना है। उस प्लेयर ने फिर 100 ग्रैंड डोनेट किए और डिमांड किए कि हनबिट 4 स्ट्राइक्स को ब्लॉक करे और लेवल क्लियर करे, वरना उन्हें एक पहाड़ी से बंजी जंप करनी होगी। इससे हनबिट थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि बहुत चांस था कि उसकी प्रोफिशिएंसी डिफिकल्टी को प्रभावित करे। येनवू तब परेशान हो गया जब उसे भी इसमें घसीटा गया, लेकिन हनबिट ने उसकी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान दी और उसका कंधा पकड़ लिया, जिससे वो बुरी तरह डर गया। शुक्र है हनबिट ने उससे वादा किया कि उन्हें बंजी जंपिंग नहीं करनी पड़ेगी। अचानक एक व्यूअर ने मिशन में 10 लाख एक और जोड़ दिए और कहा कि येनवू और हनबिट की दोस्ती कमाल की है। हनबिट हैरान रह गया जब उसे रियलाइज हुआ कि टोटल अमाउंट लगभग 20 लाख है, इसलिए उसने खुद को तैयार किया और बाल्डर से लड़ने के लिए कमर कस ली। उसने अपना स्टांस लिया, लेकिन बाल्डर ने शांति से उसे परखा और फिर एक रिवर्स स्लैश के साथ उस पर हमला कर दिया, लेकिन हनबिट ने उसे रोक दिया और वो पीछे की तरफ उड़ गया। येनवू और पूरी चैट बाल्डर को इतना अग्रेसिव देखकर हैरान थे और वे इस बात से भी दंग थे कि हनबिट ने उसे ब्लॉक कर लिया। बाल्डर ने फिर सांस छोड़ी और एक क्विक ड्रॉ किया, लेकिन हनबिट ने उसे ब्लॉक कर दिया और वो उस झटके से कांप गया। उसने नोट किया कि गेम के अंदर होने की वजह से उसकी मूवमेंट स्लो लग रही है और ये गियर की सिंक रेट की वजह से हो सकता है, लेकिन उसकी स्विफ्टनेस स्किल की बदौलत वो अटैक को रोकने के लिए समय पर रिएक्ट कर पा रहा है। बाल्डर फिर रुका और कहा कि हनबिट के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और वो सोचने लगा कि क्या हनबिट रिलैक्स्ड है या इस अचानक आई सिचुएशन की वजह से ऐसा कर रहा है। सबको सरप्राइज देते हुए हनबिट ने अकड़ कर बात की, जिससे चैट वाले भड़क गए, और बाल्डर, जिसने उसे सही तरह से जज किया था, उसने कहा कि उसने उसे समझने में गलती की थी। उसने फिर चीजों को जल्दी खत्म करने का मन बना लिया, इसलिए वो थ्रस्ट अटैक के साथ हनबिट की तरफ बढ़ा, लेकिन हनबिट ने कहा कि ये तो अंत में ही पता चलेगा। अचानक बाल्डर ने एक भारी स्वॉर्ड स्लैश किया जिसने सबको हैरान कर दिया। सब सोचने लगे कि बाल्डर सिर्फ एक क्वेस्ट के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों लगा रहा है। शुक्र है हनबिट अपनी स्विफ्टनेस की वजह से बाल बाल बच गया। चैट हनबिट के रिएक्शन से बहुत इंप्रेस थी और उसने नोट किया कि बाल्डर अब इम्पेशेंट हो रहा है क्योंकि उसे गिर जाना चाहिए था, पर वो अब भी टिका हुआ है। बाल्डर, जो थ्रस्ट अटैक के लिए गया,
हनबिट से टकराया, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि हनबिट ने इसे अपनी स्टिक से रोक दिया है। उसने बॉल्डर से कहा कि उसकी मूवमेंट अब ढीली पड़ रही है, इसलिए बॉल्डर पीछे हट गया और फिर स्टिक को चार्ज किया। ये देखकर हनबिट को एक आने वाले खतरनाक अटैक का एहसास हुआ और उसी पल वे एक दूसरे की तरफ लपके। लेकिन जब उनकी लकड़ी की तलवारें टकराईं, तो हनबिट की तलवार टूट गई और वो पीछे की तरफ जा गिरा। गिरते हुए उसने व्यूअर्स को बताया कि उसने सक्सेसफुली बॉल्डर के लगातार 4 हिट्स को ब्लॉक कर लिया है। उसने इसे एक सक्सेसफुल मिशन बताया और हंसने लगा, ये कहते हुए कि ये काफी थका देने वाला था। लेकिन जिन लोगों ने अपने पैसे दांव पर लगाए थे, वे उम्मीद कर रहे थे कि मैच अभी खत्म न हो। लेकिन तभी उन्हें एक नोटिफिकेशन मिला जिसमें बताया गया कि लकड़ी की तलवार टूटने की वजह से मुकाबला खत्म हो गया है। जिन लोगों ने हनबिट के हारने पर पैसे लगाए थे वे शिकायत करने लगे, जबकि बाकी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैच कितना क्रेजी था। जब हनबिट उठा तो उसने येनवू से मिशन के पैसों के बारे में पूछा और येनवू ने प्रॉमिस किया कि स्ट्रीम खत्म होने के बाद वो इसे आधा आधा बांट लेगा। क्यूरियस होकर येनवू ने हनबिट से पूछा कि वो आर्मी ज्वाइन करने से पहले क्या करता था, और हनबिट ने मन ही मन नोट किया कि वो प्रोग्रेशन, पोजेशन और री इनकॉर्नेशन के 55 साइकिल से गुजरा है। हनबिट ने घुमा फिराकर बात की, लेकिन येनवू ने उसे बताया कि चैट वाले उन जॉब्स की लिस्ट गेस कर रहे हैं जो उसने की होंगी, और उन सब में ब्लेड चलाने का काम था। एक क्यूरियस व्यूअर ने येनवू से पूछा कि वो पैसे कैसे बांटने वाला है, और येनवू ने रिवील किया कि वो सब कुछ हनबिट को देना चाहता है। हैरान होकर हनबिट ने उन्हें याद दिलाया कि वे 50-50 करने पर एग्री हुए थे, लेकिन येनवू ने उसे बताया कि ये ठीक है। आखिरकार सारे मिशंस विशुद्ध रूप से उसकी फिजिकल एबिलिटी की वजह से पूरे हुए थे। हनबिट येनवू की काइंडनेस से खुश था और उसने अपनी किस्मत का शुक्रिया अदा किया। अब उसे बंजी जंपिंग नहीं करनी पड़ेगी। तभी उसे चैट से पता चला कि वो कोई असली चैलेंज नहीं था। उसी डोनर ने 100 ग्रैंड और दिए और हनबिट से कहा कि वो उसी पल से स्वॉर्ड का इस्तेमाल जारी रखे ताकि वे देख सकें और सीख सकें, और वे ऐसा करने के लिए मान गए। उसके ठीक बाद हनबिट ने बॉल्डर की तरफ देखा जो पास के एक पेड़ पर आराम कर रहा था, और नोट किया कि भले ही बॉल्डर शांत दिख रहा है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा रहा है। और हनबिट ने कंक्लूजन निकाला कि बॉल्डर खुद को कोस रहा है कि उसके जैसा एक नौसिखिया उसकी मूवमेंट पढ़ रहा है। भी हनबिट उसके पास गया और पूछा कि क्या मुकाबला खत्म हो गया है, और बॉल्डर मान गया और फिर उसे वहीं रुकने को कहा जब तक वो उसके लिए कुछ लेकर आता है। कि छोटी सी बातचीत से हनबिट को एहसास हुआ कि बॉल्डर अपने गुस्से को छिपाने के लिए दांत भींच रहा है, और जो कोई भी उसके बाद आएगा वो बड़ी मुसीबत में होगा। बॉल्डर ने फिर उसे स्वॉर्ड बुक थमा दी और उसे रिसीव करते हुए हनबिट ने कहा कि ये चौथी बुक है जो उसे मिली है। अभी सिस्टम पॉपअप हुआ जिससे पता चला कि बॉल्डर के इवैल्यूएशन के हिसाब से रिवॉर्ड्स को मैक्सिमम वैल्यू पर एडजस्ट किया जाएगा। उसने 3000 गोल्ड और रैंक 1 का एक ट्रेनिंग मैनुअल जीता। उसे एक और यूनिक बुक मिली, और सब सरप्राइज थे कि वो लगातार इन्हें हासिल कर रहा है। किसी ने 10,000 एक डोनेट भी किए, और जबकि हर कोई उससे ट्यूशन मांग रहा था। हनबिट ने येनवू से धीरे से कहा कि वो उन्हें हैंडल करे, और फिर वो वहां से चला गया। येनवू ने फिर स्ट्रीम संभाली और उन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने उसे वहां से भाग जाने को कहा। हनबिट बॉल्डर के पास गया और उससे कुछ और पूछा। फिर उसने हनबिट को बताया कि कैसे उसका मास्टर एडलिन चला गया है, इसलिए उसने उसे कपड़े का एक टुकड़ा दिया और कहा कि अगर वो उसे देगा तो मास्टर कम से कम उसकी बात तो सुनेगा। वो नैपकिन जिस पर एक तलवार बनी हुई थी हनबिट को मिला, और बॉल्डर ने उसे बताया कि उसका मास्टर वहां होना चाहिए जहां हवाएं जमा होती हैं। जब हनबिट येनवू के पास वापस आया तो उसने उससे कहा कि अब उनके वापस जाने का समय हो गया है, लेकिन तभी उसने येनवू को रिएक्शन डांस करते देखा। किसी ने 1000 वॉन डोनेट किए और नोट किया कि उनके जाने के बाद बहुत से लोग बॉल्डर की तरफ भागेंगे, जिससे वो ओवरवर्क हो जाएगा। जब वे शहर पहुंचे तो येनवू ने पूछा कि क्या वे बॉल्डर के मास्टर के पास जाएंगे, लेकिन हनबिट ने उन्हें आज के लिए रुकने को कहा। उसने हैरान येनवू को इन्फॉर्म किया कि उसे काम पर जाना है, और अगर वो थोड़ी देर भी नहीं सोया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उसने स्ट्रेच किया और उन्हें विदा करते हुए कहा कि वे अगले दिन मिलेंगे। येनवू मान गया और नोट किया कि उस दिन उन्होंने काफी दौड़ भाग की थी, इसलिए उसने उसे गुड नाइट विश किया। हनबिट के लॉग आउट करने से पहले येनवू ने उससे पूछा कि क्या वो अगले दिन काम के तुरंत बाद लॉग इन करेगा, लेकिन हनबिट ने मना कर दिया और फिर लॉग आउट कर दिया। अब अपने कमरे में वापस आकर हनबिट पसीने से तरबतर और गर्मी में उठा, इसलिए उसने मन बना लिया कि वो हाथ मुंह धोकर सो जाएगा। वो सोचता है कि इतनी तेज गर्मी किस वजह से हुई होगी। तभी उसे योनवू का एक नोटिफिकेशन मिलता है कि वो अभी पेमेंट कर देगा। वो पैसे ट्रांसफर कर देता है और हनबिट, जो चाहता था कि सारा हिसाब बाद में एक साथ हो, ये देखकर हैरान रह जाता है कि उन्होंने सिर्फ 2 दिन में और सिर्फ 10 घंटे खेलकर लगभग 30 लाख वोन कमा लिए हैं। फिर वो सोचता है कि क्या उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, पर उसे याद आता है कि उसने गेम में डूबे रहने के बजाय असल जिंदगी को अपनाने का फैसला किया है। उसे व्यूअर्स के लिए बुरा लगता है, पर फिर भी वो फैसला करता है कि वो स्ट्रीमिंग को सिर्फ एक हॉबी की तरह ही रखेगा।
शुरू में उसे योनवू की चिंता होती है जो उसका ख्याल रख रहा है, पर फिर वो अपना मन बदल लेता है ये सोचकर कि डोनेशंस हमेशा इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे। साथ ही अगर उसके पास एक अच्छी नौकरी होगी तो उसकी माँ को भी सुकून मिलेगा। सोने से पहले वो सोचता है कि कभी कभी अपनी माँ के प्रति अपना फर्ज निभाना अच्छा होगा। अगली सुबह उसकी माँ उसे बिस्तर से खींचकर उठा देती है और वो सोचता है कि उन्होंने इतनी जल्दी ऐसा क्यों किया, पर वो उसे बताती हैं कि अब सुबह जल्दी नहीं रही। गुस्से में वो उसे अपना फोन दिखाती हैं और पूछती हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ से आया जो उसने उन्हें भेजा है। उसे सफाई देने का मौका दिए बिना वो सोचने लगती हैं कि वो पूरी रात क्या कर रहा था और उम्मीद करती हैं कि वो कुछ गलत काम न कर रहा हो। सबसे बुरी बात तो ये थी कि वो उसे ढंग से समझाने का मौका देने से पहले ही उसके सिर पर दे मारती हैं। पहले तो उसकी माँ को लगता है कि इतनी जल्दी पैसा कमाने का रास्ता जुआ ही है, पर वो इस बात का विरोध करता है और उन्हें योनवू और उस गेम की याद दिलाता है जो उसने हनबिट को दिलाया था, और बताता है कि ये पैसे गेम की स्ट्रीमिंग से कमाए हैं। इस तरह वो गलतफहमी दूर करता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो कभी भी कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। उसकी बात सुनने के बाद वो एक आह भरती हैं और कहती हैं कि जब वो काम से वापस आएंगी तब इस बारे में बात करेंगे। फिर वो उसे जल्दी तैयार होकर काम पर जाने के लिए कहती हैं, पर ये सोचकर कि शायद उन्हें यकीन नहीं हुआ, हनबिट उन्हें वापस बुलाता है और कहता है कि वो सच बोल रहा है। तो उसकी माँ कहती हैं कि उन्हें उस पर भरोसा है, पर उन्हें डर है कि कहीं ये गेम भी उसके लिए काम की तरह मुश्किल न हो जाए। उनके जाने के बाद वो खुद से वादा करता है कि अब वो उन्हें कर्ज का बोझ अकेले नहीं उठाने देगा और वो इतनी मेहनत करेगा कि वो आराम से जी सकें। ऑफिस में हनबिट सोचता है कि उस नर्क जैसी दूसरी दुनिया को झेलने के बाद उसे लगा था कि असल जिंदगी का बोझ उसके सामने कुछ भी नहीं होगा, पर बदकिस्मती से उसका टीम लीडर उसे बुरी तरह परेशान कर रहा है। वो आदमी उसे बहुत नीचा दिखाकर डांटता है और हनबिट को याद आता है कि कैसे ऑफिस आते ही मिन्हो ने उसे ढेर सारे मुश्किल डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिन्हें उसने लगभग सुलझा लिया था, पर जैसे ही उसने काम शुरू किया टीम लीडर ने अचानक उसे बुला लिया। खड़ूस बॉस हनबिट को ट्रायल वर्जन बोलता है और उसे उन चीजों के लिए टोकता है जिनका उसके काम से कोई लेना देना नहीं था। फिर वो अपना कार्ड हनबिट की तरफ फेंकता है और उसे कॉफी लाने का ऑर्डर देता है। बात साफ करने के लिए हनबिट पूछता है कि उसे कौन सी कॉफी लानी चाहिए, पर वो चिड़चिड़ा आदमी उसे घूरते हुए कहता है कि वो लोग वहां सिर्फ अमेरिकानो ही पीते हैं। वो पूछता है कि क्या मिन्हो ने उसे कुछ नहीं सिखाया, तो हनबिट तुरंत मिन्हो का बचाव करता है क्योंकि उसे पता है कि टीम लीडर बस मिन्हो की कोई कमजोरी पकड़कर उसे सुनाना चाहता है। तो हनबिट ये काम करने के लिए जाता है तो उसे अपने कदम बहुत भारी महसूस होते हैं। जब तक वो कॉफी लेकर अपनी डेस्क पर लौटता है वो देखता है कि टीम लीडर मिन्हो पर चिल्ला रहा है और मिन्हो बिना किसी रिएक्शन के उसकी फालतू बातें सुन रहा है जैसे ये रोज की बात हो। और जैसे ही मिन्हो धीरे से कहता है कि वो अपने काम के बोझ की वजह से नया टास्क नहीं ले पाएगा, टीम लीडर कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी मर्जी का काम चुनने की। अभी वो खड़ूस बॉस डॉक्यूमेंट्स उसकी तरफ फेंकता है और कहता है कि अगर वो उसे कुछ करने के लिए कहें तो उसे बस वो करना चाहिए। ये सब देखकर हनबिट बॉस की टेबल पर कॉफी पटक देता है और मिन्हो के साथ मिलकर पेपर्स उठाने लगता है। ये देखकर टीम लीडर हनबिट को जान से मारने वाली नजरों से घूरता है और कहता है कि तुम सब एक जैसे हो। डॉक्यूमेंट समेटने के बाद वो अपनी सीट पर जाते हैं और हनबिट देखता है कि मिन्हो के चेहरे के भाव कितने उलझे हुए हैं और वो खाली नजरों से अपने मॉनिटर को घूर रहा है। मिन्हो हनबिट से माफी मांगता है कि उसे ये सब देखना पड़ा, पर हनबिट बात टालते हुए कहता है कि टीम लीडर का मूड ही खराब है। फिर भी मिन्हो माफी मांगता है और कहता है कि सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि टीम लीडर ने जो नया प्रोजेक्ट दिया है वो पूरी तरह डेवलपमेंट पर है और उसमें बहुत वक्त लगेगा। नए काम की वजह से वो हनबिट को पहले ही बता देता है कि वो उसका ठीक से ख्याल नहीं रख पाएगा और इसीलिए उसे बुरा लग रहा है। हनबाई थी जिसने थोड़े डॉक्यूमेंट्स देखे थे कंफर्म करता है कि नया प्रोजेक्ट आरपी से जुड़ा है और मिन्हो को इतना थका हुआ देखकर वो कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट में उसकी मदद कर सकता है। बाद में उस दिन काम के बाद हनबिट योनवू से मिलता है और वो देखता है कि योनवू की आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो वो उससे पूछता है कि वो इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। उसे शक होता है कि वो सोया नहीं है। योनवू मना करते हुए कहता है कि वो 3 घंटे सोया था और वो कहता है कि बात करने से पहले उन्हें कैफे के अंदर चलना चाहिए। कॉफी शॉप पर हनबिट अपनी स्ट्रेसफुल जॉब के बारे में शिकायत करते हुए आहें भरता है और योनवू को बताता है कि वो अपने टीम लीडर को कोसते हुए ही पूरी स्ट्रीम खत्म कर सकता है। रिलैक्स करते हुए वो योनवू से पूछता है कि उसे क्या बात करनी है और योनवू उसे अपना फोन दिखाता है जिसमें बहुत सी कंपनियां उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें से एक योनहवा गेमिंग है जिसने उन्हें 100 मिलियन वोन का ऑफर दिया है। वो कहता है कि हर कोई हनबिट को खरीदना चाहता है और अगर किसी कंपनी को चुनना हो तो योनहवा गेमिंग सबसे बेस्ट है। अचानक योनवू हनबिट का चेहरा देखता है और उसे सीरियस देखकर कहता है कि थोड़ा रिलैक्स करो, पर तभी हनबिट योनवू से कहता है कि अपनी बात छिपाना बंद करो और सच बताओ, क्योंकि जब भी योनवू झूठ बोलता है तो साफ पता चल जाता है। योनवू अपनी फीलिंग्स छिपाने की कोशिश करता है तो हनबिट उससे पूछता है कि क्या वो सच में चाहता है कि वो किसी बड़ी कॉर्पोरेट टीम में शामिल हो जाए। हनबिट को इतना गुस्से में देखकर योनवू घबरा जाता है और बात घुमाने की कोशिश करता है,
पर हनबिट उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी फीलिंग्स मत छिपाओ। वो लड़का दर्द से चिल्लाता है और कहता है कि उसे पता है हनबिट पैसों के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए और 100 मिलियन वोन की सैलरी एक बहुत अच्छी शर्त थी। हनबिट उसकी सोच के लिए उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने ही मुझे आरपी खेलने के लिए बुलाया था, इसलिए पहले तुम्हारी बात सुनना सही है। ये सुनकर योनोवू कहता है कि उसे ये ठीक नहीं लग रहा और वो बताता है कि शुरू में गेम में एक्सप्लोर करने की आज़ादी अच्छी लगती थी, पर जब उसने इसे खुद किया तो ये बहुत मुश्किल था और तरक्की बहुत धीरे हो रही थी। साथ ही उसे खेलने से ज्यादा देखना पसंद है, इसीलिए उसके लिए हनबिट जैसा कोई इंसान सबसे बड़ा स्टार है। जब हम साथ खेलेंगे तब जो भी नए और शानदार मोमेंट्स होंगे वो उसके साथ रहकर ये सब देखना चाहता है और उन पलों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहता है। इसी वजह से वो एक ऐसा एमसीएन शुरू करना चाहता है जो पूरी तरह से हनबिट पर फोकस्ड हो। वो एक ऐसी गिल्ड बनाना चाहता है जो गेम और असल जिंदगी दोनों में हो। और हनबिट देखता है कि वो वही बातें कर रहा है जो उसने आर्मी के दिनों में कही थी, और योनवू हैरान है कि हनबिट को अभी भी ये याद है। हनबिट उससे पूछता है कि वो पैसे कैसे कमाएंगे, तो योनवू उसे बताता है कि वो वीडियो अपलोड करने वाले एक फीचर का इस्तेमाल करेगा और उसे उम्मीद से ज्यादा एड रेवेन्यू मिल रहा है। वैसे भी हनबिट सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला यूजर है, इसलिए वो उनके वीडियो को सबसे ऊपर दिखा रहे हैं और हनबिट के वीडियो देखकर ही लोग गेम खेलने के लिए अट्रैक्ट होंगे और वहां से इस सफर में जुड़ने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जाएगी। इसलिए योनवू उससे चैनल को सीरियसली बढ़ाने के बारे में पूछता है और हनबिट उसके बदले हुए बर्ताव के बारे में सोचता है। योनवू हनबिट से कहता है कि वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि उन्हें को सीईओ बनकर पार्टनरशिप करनी चाहिए। हनबिट उससे कहता है कि को सीईओ वाली बात भूल जाओ और योनवू जो भी कहेगा वो उसमें उसकी मदद करेगा। हनबिट सोचता है कि वो योनवू की वजह से ही गेम खेल रहा है और ये एयरपोर्ट तक पहुंचने का उसका आखिरी मौका है। वो सोचता है कि अगर वो गेम क्लियर कर लेता है और एयरपोर्ट को ढूंढ लेता है तो क्या होगा। अभी भी इस बारे में सोच रहा है कि आखिर क्या वजह थी कि उसे बार बार मरना पड़ा। जब वो खाना खा रहे होते हैं योनवू हनबिट को दिखाता है कि उसे कितने सारे मैसेज आए हैं और इसे सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कहता है। अचानक उसे एक अलग मैसेज दिखता है और वो परेशान हो जाता है। वो जल्दी से कॉल मिलाता है और जब सामने वाला फोन नहीं उठाता तो योनवू का दिमाग चकराने लगता है। हनबिट उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे उस पायोनियर ग्रुप की याद दिलाता है जिसे उन्होंने गेम में देखा था, जो रास्टन नाम की एक जर्मन कंपनी के हैं। योनवू को पता चला है कि एसवेल क्वेस्ट के रिवॉर्ड्स की ग्रेड कम होती जाती है, जो पहले आएगा उसे अच्छा मिलेगा, इसलिए रास्टन ने ऐलान किया है कि वो इस क्वेस्ट पर कब्जा कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बॉम्ब स्लाइम फील्ड्स में अब स्लाइम्स भी नहीं दिख रहे हैं। अब ये अफवाहें फैल रही हैं कि हनबिट ने रास्टन के साथ मिलकर ये सब पहले से प्लान किया था, पर हनबिट ये सुनकर हैरान है और सोच रहा है कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच गेम में खिलाड़ियों का एक ग्रुप रास्टन और हनबिट को कोस रहा है, उन्हें स्कैमर बोल रहा है और कह रहा है कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये उस सिचुएशन की वजह से है जहां बेस्ट क्वालिटी आइटम लिए जाने के बाद आइटम की ग्रेड गिर जाती है। जहां एक बंदर की तरह शिकायत कर रहा है, वहीं दूसरा समझदारी से बात कर रहा है कि गेम हर किसी को यूनिक ग्रेड नहीं दे सकता। वो अपने टीममेट से शिकायत करती है कि रास्टन की चाल की वजह से स्लाइम्स गायब हो गए हैं। वो चाहती है कि हनबिट अपनी स्ट्रीम पर समझाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अनाउंसमेंट जरूर देखी होगी। ऑफिस शॉप पर वापस हनबिट योनवू से पूछता है कि रास्टन कॉर्पोरेशन कितनी बड़ी है, तो योनवू उसे समझाता है कि किसी कंपनी की वैल्यू इस बात से तय होती है कि उसके पास कितने ताकतवर प्लेयर्स हैं। वो बताता है कि रास्टन का रेंजर ओबो वीडर, उसकी कॉम्बैट पावर 9000 है और भले ही वो एक रैंकर के हिसाब से कमजोर हो, पर फिर भी वो एक रैंकर ही माना जाता है। हनबिट इसके बारे में सोचता है और कहता है कि इसे हल करने का एक तरीका है, पर वो योनवू से कहता है कि स्ट्रीम रोज से थोड़ी देर से शुरू करना, क्योंकि उसे कुछ चेक करना है। उस रात हनबिट गाइडबुक चेक करता है और उसे वो मिल जाता है जिसे वो ढूंढ रहा था। बिना वक्त बर्बाद किए वो गेम में जाता है और सीधा गुफा वाली लोकेशन पर पहुंचता है। वो देखता है कि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसा उसे याद था। हाँ, वो कंफर्म करता है कि सारे बॉम्ब स्लाइम्स वहीं इकट्ठे हैं और जैसे ही वो सावधानी से उनके पास से गुजरता है वो समझ जाता है कि उनके एक जगह जमा होने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और ठीक सामने उसे बॉम्ब स्लाइम किंग दिखाई देता है। बॉम्ब स्लाइम किंग की खासियत है कि वो छोटे यूनिट्स को अपने अंदर खींचकर बड़ा हो जाता है, पर वो आमतौर पर इतने सारे यूनिट्स को नहीं खींचता, इसलिए हनबिट को लगता है कि कोई और वजह भी है। वो सामने देखता है तो उसे एक मॉन्स्टर अट्रैक्टेंट आर्टिफैक्ट दिखता है जिस पर रास्टन लिखा हुआ है। ये डिवाइस एक सिंगल यूज आइटम है जो नॉर्थ के एक डंजन से मिलता है। इसका मतलब है कि रास्टन ने ही बॉम्ब स्लाइम किंग वाली गुफा में ये अट्रैक्टेंट लगाया होगा, और ये गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि उस जीव की अपनी खासियत और उस आइटम का असर आपस में मिल गए। कि चाल समझते ही हनबिट बॉम्ब स्लाइम किंग पर एक फायरबॉल छोड़ता है और उसे फटने का मौका दिए बिना ही खत्म कर देता है। उसे तुरंत बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसका लेवल 4 पॉइंट्स बढ़ जाता है। एक एलिट मॉन्स्टर को हराने के लिए हनबिट को रिकॉर्डर ऑफ द सेज का टाइटल मिलता है, जिसे एक्टिवेट करने पर उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी काफी बढ़ जाती है। किंग को हराने से मिले लेवल्स को देखकर हनबिट सोचता है कि कितने सारे स्लाइम्स किंग के साथ जुड़ गए होंगे,
हनबिट ने बॉम्ब स्लाइम वाली पूरी सिचुएशन रिकॉर्ड कर ली थी, जिससे पता चलता था कि इसके पीछे रास्टन का हाथ था। उसने योनोवू से वो वीडियो बिना नाम के पोस्ट करवाया, जिसमें से उसने फायरबॉल वाला हिस्सा हटा दिया था। ऐसा करने से प्लेयर्स और व्यूअर्स को उस जर्मन कंपनी को कोसने का मौका मिल गया। ये सब उसे गाइडबुक से मिली जानकारी की वजह से मुमकिन हुआ, जो येंट्रोबर नाम के एक एनपीसी माइनर के बारे में थी, जिसने खुद वो गुफा खोदी थी जहां बॉम्ब स्लाइम किंग रहता था, और किंग के कब्जा करने के बाद वो बहुत दुखी था। उसके पास जो जानकारी थी उससे हनबिट किंग की लोकेशन का आसानी से पता लगा सका। ये बात अजीब लगी कि गाइडबुक में येंट्रोबर का जिक्र तो था, पर गुफा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हनबिट को कुछ अजीब लगता है, क्योंकि गाइडबुक में न केवल कुछ जरूरी हिस्से गायब थे, बल्कि उसकी जानकारी भी पूरी तरह सही नहीं थी और कुछ बातें सच से अलग थीं। इससे वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इसे लिखने वाले एडवेंचरर ए ने जानबूझकर कुछ कड़ियां छोड़ दी हैं। अब वो सोच रहा है कि एडवेंचरर ए की असली पहचान क्या है। बाद में वो योनोवू से मिलता है, जो कहता है कि प्रोफिशिएंसी ही वो वजह है जिससे हर कोई मैजिक से बचता है, क्योंकि स्किल बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। योनोवू तब हैरान रह जाता है जब हनबिट बताता है कि उसने 100% प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है। वो इस बात पर रोने लगता है, क्योंकि एक दिन में ऐसा करना नामुमकिन है। वो हनबिट के पीछे पड़ जाता है और उसे दिखाने के लिए कहता है। हनबिट उसे कहता है कि ये प्रोफिशिएंसी सबसे लोएस्ट रैंक वाली है, पर योनोवू कहता है कि जिसे हनबिट मामूली बात समझ रहा है वो बहुत मुश्किल है, और कोई भी जादू सीखने में कम से कम 1 महीना लगता है। योनोवू तब तक उसके पीछे पड़ा रहता है जब तक हनबिट उसे दिखा नहीं देता, और जैसे ही वो दिखाता है, योनोवू घुटनों के बल गिर जाता है और उसे लगता है कि जरूर कोई बग है। हनबिट उससे कहता है कि ये प्रोफिशिएंसी अभी स्ट्रीम पर मत दिखाना, क्योंकि वो विलेंस को कुछ मजेदार दिखाना चाहता है। थोड़ी देर बाद योनोवू लाइव स्ट्रीम शुरू करता है और चैट को बताता है कि उनका रास्टन से कोई लेना देना नहीं है और वो जल्द ही ये साबित कर देंगे। फिर वो उन्हें हनबिट की खोज देखने के लिए कहता है और फिर वो बॉल्डूर के मास्टर को ढूंढने निकलेंगे। एसवेल की दुकान पर हनबिट पूछता है कि क्या लिया फिर से भाग गई है, और हाँ, सुनने के बाद वो एसवेल से कहता है कि लिया अभी बागी हो रही है और जल्द ही वो सब फिर से साथ रहेंगे। उसे अपने परिवार के बारे में अच्छी बातें करते सुनकर एसवेल खुश हो जाती है। वो हनबिट को थैंक्स बोलती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। वहां हनबिट बताता है कि वो और जादू सीखने आया है, और पूछता है कि क्या वो सीख सकता है। चैट में लोग उसे मना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नामुमकिन होगा। पर तभी एसवेल मानकर सबको हैरान कर देती है, और लोग सोचने लगते हैं कि वो नया स्पेल कैसे सीखेगा, क्योंकि इसके लिए प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। वो उसे दूसरी किताब देती है और उसे एक क्वेस्ट मिलता है जिसमें उसे जादू सीखना है, और अगर वो इसमें कामयाब रहा तो उसे न सिर्फ हीरो रैंक का एक नया फ्लेम स्पेल मिलेगा, बल्कि 10,000 गोल्ड कॉइन्स और 3,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलेंगे। जैसे ही चैट देखती है कि ये हीरो रैंक का स्पेल है, वो इसे कम समझने लगते हैं, ये भूलकर कि एक वक्त पर यह रैंक पाना नामुमकिन था। वो देखता है कि रास्टन का ग्रुप बाहर इंतजार कर रहा है, तो वो बुक को एब्जॉर्ब कर लेता है और हीरो रैंक स्पेल के साथ रिवॉर्ड जीत लेता है, जिससे उसका लेवल फिर से यूनिक हो जाता है। योनोवू फिर ऐलान करता है और सबको बताता है कि हनबिट ने रैंक बढ़ाते हुए नया मैजिक स्किल सीख लिया है। एसवेल उसे कहती है कि अगर वो कभी अटक जाए तो इफ्रिट सिटी की मैजिक रिसर्च लैब में उसे रास्ता मिल जाएगा। इसके साथ ही वो उसे थैंक्स बोलता है और बाहर चला जाता है। और वहां पहुंचते ही वो देखता है कि रास्टन के आदमी बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो उनके पास से गुजरता है और रेंजर को छेड़ते हुए पूछता है कि क्या कुछ हुआ है और उसे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। उसके तुरंत बाद वो एसवेल से मैजिक बुक्स लेते हैं, और हनबिट सोचता है कि रास्टन की कंपनी कितनी लालची है। उत्सुक होकर यनवू ने हनबिट से पूछा कि उसका क्या मतलब था जब उसने पहले कुछ दिखाने की बात की थी, तो हनबिट ने बदले में एक सवाल पूछा कि उसमें और रास्टन मेंबर्स में क्या फर्क है। उसी वक्त उन आदमियों ने 3 तक गिना और अपनी बुक्स खोली, इस उम्मीद में कि उन्हें सेकंड फ्लेम स्किल मिल जाएगी, लेकिन उसी पल उनकी बुक्स में आग लग गई। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, पर वो फेल हो गए, और इससे एसवेल को बहुत गुस्सा आ गया, जो उन्हें अपनी कीमती बुक्स जलाते और घर में धुआं भरते देख रही थी। इसलिए उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। तभी यनवू को समझ आ गया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जिन व्यूअर्स को पूरी बात नहीं पता थी, उन्होंने उससे वजह पूछी। अचानक रास्टिन के एक आदमी ने सबको बताया कि क्वेस्ट बदल गया है, और जब उन्होंने देखा तो बुक की रैंक कम हो गई थी। और जब रेंजर ने कंफर्म कर लिया कि उसकी टीम में किसी ने स्पेल नहीं सीखा है, तो वो सीधे हनबिट के पास गया और बोला कि उन्हें बात करनी चाहिए। हनबिट ने उससे पूछा कि वो क्या बात करना चाहता है, और रेंजर ने डिमांड की कि उसे जानना है कि सिर्फ हनबिट को ही फ्लेमबस स्किल क्यों मिली। लेकिन हनबिट ने वही सवाल वापस पूछकर उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसे खुद इसका पता लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक वेटरन है। रेंजर को बहुत गुस्सा आ गया, और चैट को ये काफी फनी लगा, क्योंकि यही वो लोग थे जो हमेशा दूसरों को स्किल्स लेने से रोकते थे। फिर भी उसने हनबिट को बताया कि कैसे उसके सभी 50 आदमी और वो खुद भी स्किल पाने में फेल रहे, और उससे भी बुरा ये हुआ कि ग्रेड कम हो गया। इसलिए उसका कहना है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है और हनबिट ने जरूर इस स्किल को सही तरीके से सीखा होगा। हनबिट ने एकदम सही मुद्दे की बात से शुरुआत की
उसने रेंजर को बताया कि उसकी टीम की वजह से ही कई मासूम प्लेयर्स ने हीरो ग्रेड के लिए ट्राई करने का मौका भी खो दिया। साथ ही उसने कभी ये नहीं कहा कि ये एक इत्तेफाक था। इससे रेंजर और चिढ़ गया क्योंकि हनबिट ने आगे समझाना शुरू किया कि कैसे प्रोफिशिएंसी ही रैंक बढ़ाने का बेस है। उसने रेंजर से पूछा कि क्या उन्होंने मैजिक बुक लेने से पहले अपनी प्रोफिशिएंसी को मैक्स भी किया था। रेंजर कंफ्यूज दिखा तो हनबिट ने बताया कि अगले स्टेप पर जाने के लिए उन्हें अपनी फायरबॉल प्रोफिशिएंसी बढ़ानी होगी। और ये सुनकर रेंजर ने कहा कि ये तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, इसलिए वो जानना चाहता है कि हनबिट को बिना प्रोफिशिएंसी मैक्स किए रिवॉर्ड कैसे मिला। तभी हनबिट ने ये खुलासा करके सबको चौंका दिया कि उसने प्रोफिशिएंसी मैक्स कर ली है। इससे न सिर्फ चैट बल्कि रेंजर भी शॉक हो गया और वो एक कंफ्यूज्ड चिड़िया की तरह दिखने लगा। अपनी बात साबित करने के लिए हनबिट ने अपने स्टैट्स दिखाने का फैसला किया और येओनवू ने उसकी तारीफ की। नॉर्मली हनबिट ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब रेंजर ने खुद पूछा तो इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने रेंजर को सुनाया और फिर अपने स्टैट्स दिखाए, जिससे पता चला कि वो सभी स्किल्स में एक्सपर्ट है। चैट तुरंत पागल हो गई और रेंजर की तरह ही कुछ लोगों ने ये मान लिया कि उसने गेम हैक किया है। रेंजर ने तुरंत कहा कि वो उसे रिपोर्ट करेगा और हनबिट ने उसे खुली छूट देते हुए कहा कि उनके उलट उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। बेइज्जती झेलने के बाद रेंजर वहां से गुस्से में चला गया, जबकि हनबिट ने उसे कहा कि जोन को कंट्रोल करने के बजाय गेम को ईमानदारी से खेलने की कोशिश करो। रेंजर वापस शॉप में गया और अपने आदमियों को अस्वेल से बात करते रहने का ऑर्डर दिया ताकि वो कोई मौका न छोड़े, और इस बात ने उसे और गुस्सा दिला दिया। हनबिट ने ध्यान दिया कि वो चाहे 100 दिन तक कोशिश कर ले, पर रिजल्ट वही रहेगा। अस्वेल के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसे ही उस ग्रुप को हैंडल करना पड़ेगा। वापस जाते हुए उसे याद आया कि अस्वेल ऐसी मास्टर है जो चाहती है कि उसके स्टूडेंट्स बिना लालच किए अपनी स्किल्स को विनम्रता से बढ़ाएं। और उसे याद आया कि कैसे उसने सचमुच पीट पीट कर उसे स्किल सिखाई थी। हनबिट सोचने लगा कि क्या बहुत से लोगों को जल्दबाजी में मरते देखना ही वो वजह थी कि उसने उसके साइकिल्स के दौरान बेसिक मैजिक स्पेल उस पर थोप दिए थे। और एक बार जब उसने लालच करने की कोशिश की थी तो उसने उसे ये वार्निंग देते हुए बाहर निकाल दिया था कि दोबारा कभी मत दिखना। गेम के इंटरफेरेंस के बावजूद उसकी पर्सनैलिटी और प्रिंसिपल्स नहीं बदले, और यही वजह है कि रास्तन उसके दरवाजे पर जितनी ज्यादा शिकायत करेंगे उनके लिए उसकी अफिनिटी उतनी ही कम होती जाएगी, जैसा उसके साथ हुआ था। येओनवू, जो रास्तन को देखकर थक चुका था, उसने हनबिट से कहा कि उस ग्रुप के साथ उसका बर्ताव काफी सख्त था, क्योंकि जिस तरह से उसने पहले बात की थी, रास्तन के फैंस उन्हें ट्रोल कर सकते हैं। बिना किसी परवाह के हनबिट ने येओनवू से कहा कि वो उन्हें संभाल लें, और वो कंफ्यूज हो गया ये कहते हुए कि वो उन्हें उकसा नहीं रहा था, पर फिर वो ये भूल गया कि अकाउंट का मालिक वही है। इसलिए येओनवू ने उसे याद दिलाया और उसका मजाक उड़ाया। व्यूअर्स ने स्ट्रीम पर डोनेट किया और हनबिट को थैंक्स कहा कि उसने उन्हें न सिर्फ स्लाइम बॉम्ब्स फार्म करने का मौका दिया, बल्कि अपनी प्रोफिशिएंसी पर मेहनत करने का भी मौका दिया। जब हनबिट वापस जा रहा था, उसने येओनवू को बताया कि वो विलेज शॉप पर रुकेंगे, और येओनवू ने सोचा कि वो बॉल्डर के मास्टर को कब ढूंढेंगे, लेकिन हनबिट ने उसे बताया कि उससे पहले वो कुछ तैयारी करना चाहता है। कुछ ही देर बाद जब वे टाउन पहुंचे तो हनबिट ने देखा कि वहां कितनी भीड़ है और उसे हैरानी हुई। तभी येओनवू ने अट्रैक्शन के सेंटर को देखा और हनबिट को उसके बारे में बताया। वो रफीना थी, जो एक रैंकर और उन कुछ एलिमेंटलिस्ट में से एक थी। उसे देखकर चैट पागल हो गई, और जब वे इस बात पर लड़ रहे थे कि वो किसकी वाइफी है, हनबिट ने पूछा कि एलिमेंटलिस्ट इतने कम क्यों हैं, तो यनवू ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि केवल वही लोग उन्हें यूज कर सकते हैं जिन्हें स्पिरिट्स ने चुना हो। इस बीच चैट में बात हो रही थी कि न केवल स्पिरिट से मिलना एक मुश्किल काम है, बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनसे बातचीत करना भी कठिन है। ये बहुत ही कम होता है और स्पिरिट स्किल्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। ये हनबिट की यादों से अलग लग रहा था, और यनवू ने उसे बताया कि रफीना की स्पिरिट स्किल्स रैंक 3 पर अटकी हुई हैं, और ये ज्यादातर इसलिए है क्योंकि एलिमेंटलिस्ट टाइटल एक ऑनरी टाइटल जैसा है, क्योंकि ये ऐसा रास्ता नहीं है जिसे कोई अपना मेन पाथ चुन सके। व्यूअर्स और उसके आसपास जमा हर कोई चाहता था कि वो उन्हें अपनी स्पिरिट्स दिखाए, और चैट से हनबिट को पता चला कि उसके पास 6th रैंक मैजिक है। तो नवू ने हनबिट से पूछा, जिसने उसे बताया कि उसे स्पिरिट्स में इंटरेस्ट है क्योंकि स्पिरिट्स की पावर होना बहुत बढ़िया बात। जब वे रफीना को स्पिरिट्स बुलाते हुए देख रहे थे, यो नवू ने बताया कि स्पिरिट आर्ट्स मैजिक से कैसे अलग हैं, और गेम होने के बावजूद इसके लिए इन्नेट टैलेंट की जरूरत होती है। जब हर कोई उसका आर्ट देखकर इम्प्रेस था, हनबिट को पता चला कि रफीना में इस स्किल का हुनर है, और उसने सिर्फ 6 महीनों में वाटर और विंड दोनों स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेट कर लिया था। वहां हनबिट को पता चला कि रफीना 10 महीनों से 3rd रैंक पर अटकी हुई है, और ये ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिसे प्रोफिशिएंसी सॉल्व नहीं कर सकती। भीड़ के लिए परफॉर्म करने के बाद जब वो वहां से जाने लगी तो हनबिट ने यनवू से पूछा कि क्या रफीना नंबर 1 एलिमेंटलिस्ट है, पर फिर यनवू ने कहा कि टॉप टियर 1 गार्ड्स अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर बहुत सीक्रेटिव रहते हैं। चूंकि गेम इस तरह बनाया गया था कि इसे क्लियर करने वाले पहले इंसान को ओनरशिप राइट्स मिलेंगे,
इसलिए लोगों के लिए अपनी एबिलिटीज को छुपा कर रखना काफी लॉजिकल है। आखिरकार इंफॉर्मेशन ही पावर है। हनबिट ने रफीना को घूरा और महसूस किया कि जो स्पिरिट से बात करता है उसके साथ वो एक अजीब सा कनेक्शन महसूस कर रहा है। उसके जाने के बाद उसने व्यूअर्स को अगले क्वेस्ट के लिए तैयार रहने को कहा और यनवू ने उत्सुकता से उससे पूछा कि वो क्या हासिल करना चाहता है, पर हनबिट ने उसे कहा कि वहां पहुंचकर देख लेना। शॉप पर जाने के बाद यनवू निराश दिखा क्योंकि हनबिट ने बस बहुत सारा रैंडम कबाड़ खरीदा था। फिर वे कुछ देर तक चले और हनबिट उन्हें वहां ले गया जहां हवाएं जमा होती हैं। एक क्लिफ पर पहुंचने पर हनबिट ने कहा कि ये एक एंट्रेंस जैसा लग रहा है, पर यनवू उससे असहमत था। उसका कहना था कि ये मौत के दरवाजे जैसा लग रहा है। अचानक हनबिट को एक क्वेस्ट मिला जिसमें उसे न केवल बॉल्डर के स्वॉर्ड मास्टर को ढूंढना था बल्कि उसकी पहचान भी हासिल करनी थी, क्योंकि ऐसा करने से उसे एक बहुत ही स्पेशल तकनीक मिल सकती थी। जहां चैट क्लिफ से डर रही थी वहीं हनबिट सोच रहा था कि नीचे कैसे उतरा जाए, इसलिए व्यूअर्स ने कमीशन चैलेंज दिया, उन्हें बिना किसी रस्सी के बंजी जंपिंग करने का डेयर दिया। यनवू ने शांति से उन्हें बताया कि ये कितना डेंजरस है और हनबिट से कहा कि उन्हें ये मिशन करने की जरूरत नहीं है। व्यूअर्स डोनेट करते रहे और जब यनवू ने देखा कि हनबिट कुछ नहीं बोल रहा है तो उसने उसकी तरफ देखा और उसे शैतान की तरह मुस्कुराते हुए पाया। अगला सीन भांपते हुए यनवू को अपनी जान की फिक्र होने लगी और हनबिट ने उसे पकड़ा और यनवू को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ही छलांग लगा दी। जब वे क्लिफ से नीचे गिर रहे थे, चैट ने नोटिस किया कि हनबिट के पास लोहे जैसा जिगरा है। काफी देर तक नीचे गिरते रहे और यनवू रास्ते के बीच में ही बेहोश हो गया। फिर हनबिट को एक मैजिक सर्कल दिखा और वे सेफली लैंड कर गए। यनवू की नींद खुली और उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि वो जिंदा है और हनबिट ने उसे बताया कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया है। अचानक किसी ने डोनेट किया और बताया कि हनबिट का ये हिम्मत वाला टेस्ट देखकर करीब 300 स्टॉकर्स की गेम में जान चली गई है। इस बीच हनबिट और यनवू के जिंदा रहने की इकलौती वजह बाल्डर का नैपकिन है, इसलिए वो इसे तब रिवील करने का प्लान बनाता है जब रास्तन के लोग 10,000 बार और गिर जाएं। यनवू ने कुछ देखा और हनबिट का ध्यान खींचा और जब उन्होंने आगे देखा तो उन्हें चट्टानों के ऊपर एक फिगर दिखी और हनबिट ने यनवू को बताया कि वो इंसान बाल्डर का मास्टर है। योनवू ने जब कंफर्म किया कि विंड स्वॉर्ड्समैन के पास पहुंचते ही क्वेस्ट खत्म हो जाएगा तो वो इस खोज से हैरान रह गया और बोला कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी ओर हनबिट ने उससे पूछा कि क्या वो पहले जाना चाहता है और उसे बताया कि अंदर से ये काफी शानदार नजारा है, इसलिए योनवू को इसे खुद ही कैप्चर करना चाहिए। योनवू हनबिट की दयालुता देखकर इमोशनल हो गया और उसे एक सच्चा स्ट्रीमर कहा, लेकिन हनबिट ने उसे जल्दी आगे बढ़ाया। योनवू मासूमियत से रास्ते पर चलने लगा, लेकिन तभी दीवार से एक भाला निकला और उसके गाल को छूकर निकल गया। चैट घबरा गई और कुछ व्यूअर्स सोचने लगे कि क्या हनबिट योनवू को फंसाने वाला कोई शैतान है। डरे हुए और चिड़े हुए योनवू ने हनबिट पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने ये जानबूझकर किया है, लेकिन हनबिट ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार वो मरा तो नहीं। चैट उनके बीच चल रही इस कॉमेडी का मजा ले रही थी, लेकिन जब उन्होंने हनबिट को एक तीर निकालते और उसे भाले के पास एम करते देखा तो उन्होंने डरे हुए योनवू को माफी मांगने के लिए कहा। हनबिट ने दीवारों पर एक खास पैटर्न में और तीर चलाए और फिर यनवू को अपने पीछे आने का इंस्ट्रक्शन दिया। अनजान यनवू ने उससे पूछा कि ये तीर किस लिए हैं, तो हनबिट ने समझाया कि उसे लगा वहां और भी ट्रैप्स थे, इसीलिए उसने समय से पहले ही उन्हें चला दिया। अचानक वो एरिया वाइब्रेट होने लगा और जब वे सोच ही रहे थे कि क्या हो रहा है तभी एक बहुत बड़ा पत्थर उनके रास्ते में लुढ़कता हुआ आया। पूरी तरह डरे हुए यनवू ने हनबिट पर चिल्लाकर उसे बताया कि वहां बचने की कोई जगह नहीं है, लेकिन हनबिट ने यह कहकर उसे चौंका दिया कि इसकी जरूरत ही नहीं है। उसने अपनी फ्लेम मैजिक इकट्ठा की और उससे पत्थर को एक तरफ उड़ा दिया। ये देखकर कि हनबिट ने फ्लेम बर्स्ट से पत्थर के टुकड़े टुकड़े नहीं किए, व्यूअर्स सोचने लगे कि क्या स्पेल इतना कमजोर था, पर फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि हनबिट ने अपनी पावर को कंट्रोल किया था। उनमें से कुछ इस बात पर भी चर्चा कर रहे थे कि कैसे रास्तन के लोग अब भी अपनी मौत की ओर गिर रहे हैं, और इससे हनबिट खुश हो गया। फिर उसने यनवू को अपने साथ आगे बढ़ने के लिए कहा और कुछ ही पलों बाद उनकी तरफ ढेरों तीर उड़ने लगे। हनबिट ने जल्दी से ज्यादातर तीरों को मार गिराया और चैट उसकी स्किल से काफी इंप्रेस हुई। बदकिस्मती से उसके तीर खत्म हो गए, इसलिए उसने अपनी तलवार निकाल ली और यनवू को अपने आसपास नजर रखने का इंस्ट्रक्शन दिया। यनवू ने कमेंट्री संभाल ली और उन्हें बताया कि हनबिट अपनी तलवार से तीरों को हटा रहा है। उन्होंने तुरंत उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जो वही रिएक्ट कर रहा था जो सबको दिख रहा था। दोनों इसी तरह आगे बढ़ते रहे और बूबी ट्रैप्स को पार करते गए, लेकिन जब वे सेफ एरिया के करीब थे हनबिट यनवू पर चिल्लाया कि रुक जाओ, और जैसे ही उसने बात मानी जमीन से उनसे कुछ ही इंच की दूरी पर भाले निकल आए। हनबिट ने फिर यनवू को वार्न किया कि अपनी सावधानी मत खोना, और इससे वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि हनबिट को कैसे पता चलता है कि कब बचना है। हाँ, हनबिट ने समझाया कि ये जानने की बात नहीं है, बल्कि उस गट फीलिंग की बात है जो उसने डेवलप की है। असलियत में हनबिट अपनी मसल मेमोरी पर काम कर रहा था, जो 55 बार रिग्रेस होने के बाद उसकी रूह में बस गई थी। अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा
पर हनबिट ने उसे अपनी आग से तोड़ दिया। हालांकि एक छोटा पत्थर यनवू के सिर पर लगा, पर उसने उस चोट को बहादुरी से सहा। जब हनबिट ने उन्हें बताया कि उनका सफर बस थोड़ा और है, तो यनवू बेताब हो गया और पूछने लगा कि और कितना दूर है। पर फिर कुछ ही कदम बाद हनबिट ने उसे बताया कि वे पहुंच गए हैं। यनवू ने उस पर यकीन करने से मना कर दिया, क्योंकि हनबिट ने उसे आगे बढ़ाने के लिए पूरे रास्ते यही तरीका अपनाया था। लेकिन जब हनबिट ने उसे ऊपर देखने के लिए कहा, तो उसने अपने सामने ही विंड स्वॉर्ड के मास्टर को देखा। एक्साइटेड होकर उसने हनबिट से पूछा कि क्या उन्हें स्किल मिल सकती है, लेकिन तभी बाल्डर के मास्टर ने उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। चैट में कमेंट्स आने लगे कि क्या इतनी मेहनत के बाद ये कोई मजाक है, और उनकी ही तरह योनवू हनबिट के सामने चिल्लाया और सोचने लगा कि क्या उन्होंने ये सारी टेंशन बिना किसी वजह के झेली थी।